नमस्कार। आप सबका अमरीन पाठशाला में स्वागत है। आपकी अपनी हिंदी टीचर एक नई कहानी लेकर प्रस्तुत हुई है, जिस कहानी का नाम है राजा निर्बंसिया। आज हम इस कहानी के बारे में लेखक परिचय, पात्र, उद्देश्य क्या है कहानी का और कहानी की संपूर्ण विषय वस्तु व्याख्या सहित पढ़ेंगे। ये कहानी यूनिट 7 नेट JRF पेपर 2 हिंदी के लिए बहुत महत्वपूर्ण कहानी है। इस कहानी में संतानहीन दंपति की विवशताओं और टूटते बिखरते रिश्तों के बारे में बताया गया है कि किस तरह से जिन दंपति की संतान नहीं होती है तो उन्हें किस तरह से दुनिया को झेलना पड़ता है, दुनिया के ताने सहना पड़ते हैं। ये सारी चीज़ें इस कहानी में बताई गई हैं। इसी तरह से राजा निर्बंसिया और एक और दो कहानियों को लेकर किया गया, दोनों कहानियों की तुलना की गई है। राजा निर्बंसिया के बारे में और सामाजिक रूप से रह रहे एक किसान जो मजदूर है, श्रमिक है, इस तरह से दूसरे रूप में एक इंसान की दाम्पत्य की कहानी। तो दो कहानियाँ यहाँ पर एक साथ चली हैं। तो जिन बच्चों ने भी अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी प्यारे से बच्चों करिए। और फिर हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। ये कहानी कमलेश्वर की कहानी है। कौन से लेखक का क्या नाम है? कमलेश्वर। तो चलिए आगे बताते हैं। राजा निर्बंसिया कहानी और कमलेश्वर का परिचय देते हैं। कमलेश्वर नई कहानी आंदोलन के जो नई कहानी आंदोलन है उसके स्थापकों में रहते हैं। 1 मिनट। तो कमलेश्वर नई कहानी आंदोलन के स्थापकों में रहे, जिसे नई कहानी त्रयी कहा जाता है। तो नई कहानी को क्या बोला जाता है? त्रयी। तो 1 नंबर में नेट JRF में पूछा जाता है कहानी त्रयी किसे कहा जाता है। तो नई कहानी को कहानी त्रयी भी कहा जाता है। तो कमलेश्वर नई कहानी आंदोलन के संस्थापकों में रहे, जिसे नई कहानी त्रयी कहा जाता है। कमलेश्वर के अलावा राजेंद्र यादव और मोहन राकेश इस त्रयी में आते हैं। कमलेश्वर ने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी हैं, जिनमें से अधिकतर समग्र कहानियों में संग्रहित हैं। प्रारंभिक दौर के कहानी संग्रह में राजा निर्बंसिया जो 1957 ईस्वी और कस्बे का आदमी 1957 आते हैं, जिसमें कस्बाई जीवन से संबंधित कहानियाँ संग्रहित हैं। उनकी कुछ प्रसिद्ध कहानियाँ निम्नलिखित है। कौन कौन सी कहानियाँ? एक तो यही है जो आज हम पढ़ने वाले हैं, राजा निर्बंसिया। दूसरी है मांस का दरिया। तीसरी है नीली झील। चौथी तलाश। पांचवी बयान। छठी जिंदा मुर्दे। सातवीं जॉर्ज पंचम की नाग। आठवीं मुर्दों की दुनिया और 9वीं कस्बे का आदमी। ये सारी कहानियाँ आती हैं। कमलेश्वर की कहानी है, आपको पता चल गया। कमलेश्वर जो लेखक कमलेश्वर है, नई कहानी आंदोलन के संस्थापकों में रहे हैं, संस्थापक रहे हैं, जिसे त्रयी कहानी भी कहा जाता है। और कमलेश्वर के अलावा राजेंद्र यादव और मोहन राकेश इसी त्रयी में आते। पूछ सकते हैं 1 नंबर में कि त्रयी कहानी के अंतर्गत कौन से कवि आते हैं। तो कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश, इन तीनों का नाम याद कर लीजिए। कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश, ये त्रयी में आते हैं। मतलब 3 लेखकों में आते हैं। 3 लेखक कौन से हैं? त्रयी मतलब 3 लेखक कमलेश्वर, राजेंद्र यादव और मोहन राकेश को त्रयी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? त्रयी बोला जाता है। अगला है राजा निर्बंसिया कहानी के प्रमुख पात्र कौन कौन से हैं। एक तो जगपति, चंदा का पति है। जगपति कौन है? चंदा का पति। और चंदा जगपति की पत्नी है। दयाराम कौन है? जगपति के रिश्तेदार, दूर के रिश्ते का भाई है। तो दयाराम नाम जो आएगा, एक पात्र जो आएगा, करेक्टर आएगा, तो दयाराम। तो जगपति जो है उसके रिश्तेदार है, जो दूर के रिश्ते का भाई लगता है। वचन सिंह कस्बे का अस्पताल का कंपाउंडर है। जो कस्बे में अस्पताल है, हॉस्पिटल है, उसका कंपाउंडर बचन सिंह है। राजा निर्बंसिया और उसकी रानी, ये कहानी के रूप में चल रहे हैं। राजा निर्बंसिया और उनकी रानी है। भटियारिन
राजा निर्बसिया की रानी ही भटियारिन बनकर राजा निर्बसिया से मिलने जाती है। तो भटियारिन का भी नाम आया, लेकिन वही भटियारिन कौन है? रानी है जो राजा निर्बसिया से मिलने के लिए जाती है। तो आपको पता चल गया जो जो नाम आए, जगपति, चंदा, दयाराम, वचन सिंह, राजा निर्बसिया, उनकी रानी और भटियारे, ये नाम इस कहानी में देखने को मिलेंगे, ये पात्र आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए कहानी की थोड़ी सी सारांश देख लेते हैं। राजा निर्बसिया कहानी कस्बाई जीवन पर आधारित है जो आम आदमी की ही कथा कहती है। कमलेश्वर ने दो विभिन्न युगों की कहानियों को निर्बसिया कहानी आर्थिक विवशताओं, निरूपताओं द्वारा दाम्पत्य संबंधों का समानांतर रूप से इस कहानी में रख दिया है। एक ही समय में पुराने तथा आधुनिक युग की दो कहानियां साथ चलती हैं। मतलब यहाँ पर कहने का मतलब ये हो रहा है, यहाँ पर दो कहानियां चल रही है, आज के समय की और पुराने समय की राजा निर्बसिया की कहानी को लिया जा रहा है, और इससे तुलना जो आधुनिक युग की जो कहानी चल रही है उनको दोनों को एक साथ दिया जा रहा है। कंपेयर, तुलना करते हुए इन दोनों कहानियों को दिखाया जा रहा है। प्रथम कहानी लोक कहानी है। कैसी है? प्रथम कहानी जो है लोक कहानी है, जो राजा निर्बसिया के बारे में, राजा और रानी की कहानी जो है वो लोक कहानी है, जो आम आदमी की नहीं बल्कि राजा और रानी की कहानी है। लेकिन यह कहानी कभी नहीं लगता कि दूसरी कहानी के ऊपर बोझिल हो रही है, बल्कि सहायक कहानी के रूप में आती है। कैसी आ रही? सहायक कहानी के रूप में आ रही है। संपूर्ण कहानी आधुनिक नायक जगपति और चंदा की व्यथा का ही वर्णन करती है। पूरी कहानी जो है राजा निर्बसिया की जो कहानी है, संपूर्ण कहानी कैसी है? आधुनिक नायक जो है, आज का नायक जगपति और चंदा जो इसमें है, उसकी व्यथा का ही वर्णन कर रही है। तो देखते हैं इन दोनों की, राजा की भी संतान नहीं होती लेकिन उन्हें संतान प्राप्त होती है अंत में जाके, और वह उस तरह से अपनी पत्नी को अपना लेते। लेकिन इसमें जगपति की क्या हालत होती है, चंदा से किस तरह से बिछड़ जाता है, क्या होता है उनकी संतान होने पर, और किस तरह से समाज की बातें सुननी पड़ती हैं, ये सारी कहानी हम आगे विस्तार पूर्वक जानेंगे। तो यही सब जानने के लिए सभी लोग हमारी अंत तक कहानी से जुड़े रहे, जिससे आपको ये कहानी पढ़कर पता चले कि दाम्पत्य जीवन की कहानी किस तरह से है ये, और संतानहीन दंपति की विवशता और टूटे बिखरते रिश्तों की कहानी किस तरह से हम जान सकते हैं, किस तरह से जो रिश्ते हैं टूट जाते और अंत तक वो किस तरह से जगपति जो है वो मृत्यु को प्राप्त होता है। तो वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए कहानी को हम स्टार्ट करते हैं, कहानी की तरफ चलते हैं। तो कहानी की तरफ हम पूरा वर्ड टू वर्ड शब्द दो की व्याख्या करते हुए जहाँ जहाँ लगेगा मुझे मैं करती जाऊँगी और आपको कहानी पता चल जाएगी। तो यस, 1 मिनट। एक राजा निर्बसिया थे। माँ कहानी सुनाया करती थी। मतलब आपको पता है आपके घर में दादा दादी, नाना नानी, माँ जो भी है तो रात को कहानी सुनाया करती थी। इसी तरह से कहानी सुनाना है बच्चों को। एक राजा निर्बसिया थे। माँ कहानी सुनाया करती थी। उनके आसपास ही 4-5 बच्चे अपनी मुट्ठियों में फूल दबाए कहानी समाप्त होने पर गौरों पर चढ़ने के लिए उत्सुक से बैठ जाते थे। आटे का सुंदर सा चौक पूरा होता, उसी चौक पर मिट्टी की 6 गौरें रखी जाती, जिनमें से ऊपर वाले की बिंदिया और सिंदूर लगता, बाकी 5 नीचे दबी पूजा ग्रहण करती रहती। एक और दीपक की बाती स्थिर सी जलती रहती और मंगल घटा रखा रहता, जिस पर रोली सी सतिया बनाया जाता था। सभी बैठे बच्चों के मुख पर फूल चढ़ाने की उतावली की जगह कहानी सुनने की सहज स्थिरता उभर आती है। मतलब यहाँ पर दिखाया जा रहा है किस तरह से बच्चे कहानी के लिए उत्सुक रहते हैं, ये सारी चीज़ बताई गई है। तो यहाँ पर कहानी सुन रहे हैं। माँ सुनाया करती थी। एक राजा निर्बसिया थी। माँ सुनाया करती थी। उनके राज में बड़ी खुशहाली थी। सब वर्ण के लोग अपना अपना कामकाज देखते थे। कोई दुखी दिखाई पड़ता था, कोई दुखी नहीं दिखाई पड़ता था। एक लक्ष्मी सी रानी थी। राजा की एक रानी थी, बहुत सुंदर सी, लक्ष्मी सी, चंद्रमा सी सुंदर, और राजा को बहुत ज़्यादा प्यारी थी। राजा राजकाज देखते और सुख से रानी के महल में रहते। अब आगे देख लेते क्या होता है। मेरे सामने मेरे ख्यालों का राजा था, राजा जगपति। तब जगपति मेरी दांत कटी दोस्ती थी।
दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ने जाते, दोनों एक से घर के थे, इसलिए बराबरी की निभाती थी। मैं मैट्रिक पास करके एक स्कूल में नौकर हो गया और जगपति कस्बे का ही वकील के यहाँ मुहर्रिर। जिस साल जगपति मुहर्रिर हुआ उसी वर्ष पास के गांव में उसकी शादी हुई, पर ऐसा हुआ कि लोगों ने तमाशा बना दिया। लड़की वालों को कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की की विदा नहीं होगी। अब यहाँ पर दूसरी कहानी है। पहले राजा नरबसिया के बारे में बताया कि राजा है, महल में रहते थे रानी के साथ, वह बहुत सुंदर रानी थी। अब दूसरे ही जगपति की राजा जो है, उसी तरह से जगपति के बारे में बता रहे हैं। जैसे राजा था, राजा जगपति मान लो, जगपति के बारे में बता रहे हैं। अभी जगपति जो वर्तमान युग का मानव है उसके बारे में बता रहे हैं, और राजा जो आपका भूतकाल का हो गया, जो समय बीत चुका है, पुराने समय का लोक कथा के बारे में बताइए। दो कहानियाँ चल रही हैं, तो वैसे ही इस दूसरी कहानी को यहाँ उठाया गया है कि राजा थे, वो उससे मेरी बहुत जो लेखक बताना चाह रहा है कि मेरी उनसे बहुत अच्छी दोस्ती थी। हम दोनों मिडिल स्कूल में पढ़ते थे, एक साथ घर में रहते थे, बराबरी जैसी बराबर के ही थे, बराबरी जैसी जो उसके साथ होता है वैसे ही मेरे साथ सलूक किया जाता था। मुझे जो उसे खाने को दिया जाता था वैसे ही मुझे, वैसे ही पहनने को, हर चीज़ वैसे ही सेम रहती थी। तो मैंने मैट्रिक मतलब हाई स्कूल करके एक स्कूल में नौकर हो गया, मैं मैट्रिक करके एक स्कूल में नौकर हो गया, जो लेखक बताना चाह रहा है। और जगपति कस्बे के ही वकील के यहाँ मुहर्रिर हो गया। तो कस्बे में जो वकील था, एडवोकेट था, मीन्स लॉयर, उसके यहाँ मुहर्रिर हो, से वहाँ नौकरी मिल गई। जिस साल जगपति मुहर्रिर हो उसी बार पास के गांव में उसकी शादी हो गई। जिस साल उसकी नौकरी लगी तो उसके पास के गांव से ही उसकी शादी हो जाती। तो उसकी शादी होती ही लोगों ने तमाशा बना देना चाहा। लड़की वालों को कुछ विश्वास था कि शादी के बाद लड़की अब विदा नहीं होगी। मतलब इस तरह से तमाशा, कुछ लोग होते हैं ना समाज में, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब शादी वाले दिन, विवाह वाले दिन, मैरिज वाले दिन कुछ लोग शादी नहीं करना चाहे, इस तरह से तमाशा खड़ा करना चाहते हैं। मगर कुछ लोग समझदार होते हैं, उस तमाशे को, उस लड़ाई झगड़े को बंद करके अच्छे से शादी करके लड़की को विदा करके ले जाते हैं। मगर वही चीज़ यहाँ पर हो, तो सारी चीज़ें, स्थितियाँ जो है उसका वर्णन किया जा रहा है। आगे देखते हैं। ब्याह हो जाएगा और सातवीं भावर तब पड़ेगी। अब जैसे 7 फेरे पड़ते हैं ना, भावर मतलब फेरे, 7वां फेरा, तो ब्याह हो जाएगा और 7वीं भावर तब पड़ेगी जब पहली विदा की सायत होगी, और तब लड़की अपनी ससुराल जाएगी। जागपति की पत्नी थोड़ी बहुत पढ़ी लिखी थी, पर घर की लीक को कौन मेटे। बारात बिना बहू के वापस आ गई और लड़के वालों ने तय कर लिया कि अब जगपति की शादी कहीं और कर दी जाएगी। मतलब किसी तरह से उन्होंने बखेड़ा खड़ा कर दिया, शादी में बहुत ज़्यादा कुछ हुआ और बारात वापस आ जाती है। और उन्होंने तय कर लिया घर वालों ने कि जगपति की शादी कहीं और कर देंगे, चाहे कानी लूली से हो, पर वह लड़की अब घर नहीं आएगी। मतलब कैसी भी मिल जाए, कानी हो, लूली हो, कैसी भी लड़की हो, उससे कर देंगे। मगर जिस लड़की से शादी हो रही है जगपति की, चंदा से, तो चंदा अब इस घर में नहीं आएगी। लेकिन साल ख़त्म होते होते सब ठीक ठाक हो गया। पूरा साल होने पर ठीक ठाक हो गया। लड़की वाले ने माफ़ी मांग ली और जगपति की पत्नी अपनी ससुराल आ गई। लड़की वालों ने क्या करा, माफ़ी मांग ली। उन्होंने क्या, चलो हमारा ही है, हम नीचे बनकर माफ़ी मांग लेते हैं लड़के वालों से, हमारी लड़की है, उसकी किस्मत ख़राब ना हो, उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब ना हो जाए। ये सारी चीज़ें सोचते हुए उन्होंने माफ़ी मांगी और किसी तरह से चंदा के ससुराल वाले में जगपति के घर वाले जगपति और ये सब उनके घर वाले, ससुराल वाले जाकर चंदा को अपने घर ले आते। इस तरह से जगपति की पत्नी चंदा अपनी ससुराल आ जाती है। जगपति को जैसे सब कुछ मिल गया और सास ने बहू की बलाइयाँ लेकर घर की सब चाबियाँ सौंप दी। गृहस्थी का ढंग बार समझा दिया। जगपति की माँ ने जाने कब से आस लगाए बैठी कि उन्हें आराम की सांस ली। पूजा पाठ में समय काटने लगा। दोपहिया दूसरे से घरों के आंगन में बीतने लगी। अब क्या होता है, जगपति की जो माँ जो थी, मतलब चंदा की सास, बहू के आते ही उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती, बलाएँ लेती हैं और सारे घर की चाबियाँ, गृहस्थी का सारा भोर, उसके ऊपर बोझ जो है सारा उस पर डाल देती कि अब तुम सब संभालो, तुम इस घर की रानी हो, सब तुम्हें और बड़ी बन गई हो और इसी तरह से तुम्हें सब कुछ संभालना है। मेरे लिए
अब ये सब चीज़ें नहीं देखना है, मुझे सिर्फ पूजा पाठ में ही ध्यान लगाना है और कुछ नहीं करना है। अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी बन गई है, तुम घर की बहू हो, ये सारा काम अब तुम करोगी, घर का जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है। इस तरह से जगपति की माँ अपनी बहू चंदा से कहती हैं। सांस का रोग था उन्हें, किसे? जगपति की माँ को किसका रोग था? सांस का, दमे का, सांस का रोग था उन्हें। सो एक दिन उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियां गिनते हुए चंदा को पास बुलाकर समझाया था, बेटा जगपति बड़े लाड प्यार का पला है। जब से तुम्हारे ससुर नहीं रहे, मतलब ससुर मर गए थे, तब से इसके छोटे छोटे हट को पूरा करती रही हूँ, इसकी छोटी छोटी इच्छाओं को पूरा करती रही हूँ, अब तुम ध्यान रखना। फिर रुककर उन्होंने कहा था, जगपति किसी लायक हुआ है तो रिश्तेदारों की आंखों में करकने लगा है। तुम्हारे बाप ने ब्याह के वक्त नादानी की जो तुम्हारे विदा नहीं किया। मेरे दुश्मन देवर जेठों को मौका मिल गया, तुमार खड़ा कर दिया कि अब विदा करवाना, नाक कटवाना है। जगपति का ब्याह क्या हुआ, उन लोगों की छाती पर सांप लौट गया। सोचा घर की इज्जत रखने के आड़ लेकर रंग में भंग कर दे। मतलब वो सारी कहानी बता रही किस तरह से उनके देवर जेठों ने विदा नहीं होने दी थी। जब से मेरा बेटा जगपति जो है किसी लायक हुआ, नौकरी करने लगा, उनकी आंखों में खटकने लगा था क्यों इनका बेटा नौकरी करे। तो ये होते ही ना, कुछ लोग रिश्तेदार में ऐसे होते, जब घर में माँ बाप पढ़ा देते और जॉब पे या नौकरी या बड़ा इंसान बनते तो रिश्तेदारों को सबसे ज़्यादा आंखों में खटकते हैं। यही उसके जगपति के साथ हुआ। तो किसी तरह से भी जब लड़के की शादी हो रही तो क्यों इस जगह शादी कर रहा है, तो कहीं और क्यों नहीं करते, तो इस तरह की लड़की इसके पास क्यों आ रही है। तो वो बखेड़ा खड़ा करना चाह रहे थे, इस तरह से रंग में भंग डालना चाह रहे थे बारात में, और उन्होंने उनका भी वैसा ही हो गया। उन्होंने रंग में भंग डाला और 1 साल बाद ही विदा होके लड़की आ पाई। तो ये सारी चीज़ें बता रही है। तो तुम वो अब अंतिम समय है सास का, इसलिए चंदा को वो सारी बातें बता रही है कि तुम अब ध्यान रखना, इसको समझाना किसी तरह से, और ये किसी तरह से भी रिश्तेदारों के बहकावे में नहीं आ पाए, तुम्हारी ही जिम्मेदारी बनती है। ये सारी बातें करी। अब बेटा इस घर की लाज तुम्हारी लाज है। आज को तुम्हारे ससुर होते तो भला। कहते कहते माँ की आंखों में आंसू आ गए और वे जगपति की देखभाल उसे सौंप कर सदा के लिए मौन हो गई और स्वर्गवास सिधार गई, स्वर्ग परलोक सिधार गई। मतलब ये सारी चीज़ें कहते कहते वो मृत्यु की शैया पर लेट गई। एक अरमान उनके साथ ही चला गया कि जगपति की संतान को 4 बरस इंतज़ार करने के बाद भी गोद में ना खिला पाई। अब 4 साल शादी के हो गए, 5 साल 1 साल तो वो बैठी थी, 4 साल और हो गए। तो इसी तरह से वो अब भी गोद में नहीं खिला पाई। और चंदा ने मन में सब्र कर लिया था, यही सोचकर कुल देवता का अंश तो उसे जीवन भर पूजने को मिल गया था। घर के चारों तरफ जैसे उदारता बिखरी रहती, अपनापा बरसता रहता। उसे लगता जैसे घर की अंधेरी एकांत कोठरियों में शांत शीतलता है जो उसे भरमा लेती है। घर की सब कुंडलियों की खनक उसके कानों में बस गई थी, हर दरवाजे की चरमहाट पहचान बन गई थी। उसे अपना जो घर है पूरा अपना सा लगने लगा था। घर में कहीं से भी खटाके की आवाज़ आती वो पहचान लेती, कहाँ के कौन से दरवाजे की आवाज़ है, कौन सी खिड़की की आवाज़ है, किस तरह की वस्तु की आवाज़ आ रही है, वो सारी उसे पहचान हो गई थी। उसे वो घर अपना बिल्कुल बन गया था। उसे वहाँ पर अपनापन महसूस हो रहा था, उसकी शीतलता, उसकी ठंडक, घर में रहने की ठंडक, शांति वाला माहौल उसे सब भा गया था। उसने जब संतान नहीं हो रही थी कोई भी, तो उसने सब्र कर लिया था कि देवता जब चाहेंगे तब हमारे पास संतान होगी। ये देवता का ही आशीर्वाद है जो अभी तक हमें संतान नहीं हुई। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ पर दूसरी कहानी स्टार्ट होती है राजा के बारे में। अब यहाँ राजा की कहानी तो देखिए 2 कहानियाँ यहाँ पर चल रही है, एक राजा निर्बसिया और उनकी रानी के बारे में, और दूसरी आपको पता चल गया 2 कहानियाँ चल रही है। ठीक है,
एक रोज राजा आखेट को गए। माँ सुनाती थी, माँ कहानी सुनाती थी। एक रोज राजा जो है आखेट को गए हैं। राजा आखेट को जाते तो हैं, पर 7वें रोज जरूर महल में लौट आते थे। पर उस दफा जब गए तो 7वां दिन निकल गया, पर राजा नहीं लौटे। अब क्या होता, राजा शिकार, आखेट मतलब शिकार को जाते थे, तो 7वें दिन वो वापस आ जाते थे। लेकिन उस दफा ऐसा नहीं हुआ, जब गए तो 7वें दिन वापस नहीं आया। रानी को बड़ी चिंता हुई। रानी एक मंत्री को साथ लेकर खोज में निकली। किस में निकल गई? खोज में। और इसी बीच जगपति की रिश्तेदारी। अब यहाँ पर देखो, ये ख़त्म होती, बस इतनी कहानी राजा निर्बसिया की हुई। और इसी बीच अब जगपति की कहानी आ जाती, जगपति और चंदा, और राजा निर्बसिया की कहानी आ रही, राजा और रानी की कहानी आ रही, राजा निर्बसिया वाली। तो ध्यान रखिए, अब इसी बीच जगपति को रिश्तेदारी की एक शादी में जाना पड़ा। उसके दूर के रिश्ते के भाई दयाराम की शादी थी। कह गया था कि 10वें दिन ज़रूर वापस आएगा। अब यहाँ पर देखो, वो बोल गया 10वें दिन वापस आएगा, और राजा भी गया है कहाँ पर, शिकार पे, तो वो 7वें दिन आ जाता, लेकिन नहीं आता, और खोज में निकल जाती है उसकी पत्नी रानी जो है भटियारिन का भेष लेकर। और इसी तरह से अब वो 10वें दिन वापस आएगा कह के जाते, पर 6ठे दिन ही खबर मिली कि बारात घर लौटे पर दयारा के घर में डाका पड़ गया। किसी मुखबिर ने सारी खबरें पहुंचा दी थी कि लड़की वाले ने दयाराम के घर सोने चांदी से पार दिया है। आखिर पुश्तैनी जमींदार की इकलौती लड़की थी। घर आए मेहमान लगभग विदा हो चुके थे। दूसरे रोज जगपति भी चलने वाला था, पर उसी रात डाका पड़ा। जवान आदमी भला खून मानता है। डाके वाले ने उन्हें बंदूक चलाई तो सबकी घिग्गी बन गई, पर जगपति और दयाराम ने छाती ठोकर लाठियां उठा ली। घर में कोराम मच गया, फिर सन्नाटा छा गया। डाके वाले बराबर गोलियां दाग रहे थे। बाहर का दरवाज़ा टूट चुका था, पर जगपति ने हिम्मत बढ़ाते हुए हाँक लगाई। हवाई बंदूकें इन ठेल पिलाई लाठियों का मुकाबला नहीं कर पाएंगी जवानों। पर दरवाजे तड़ टूटते रहे, और अंत में एक गोली जगपति की जांघ को पार करती निकल गई, दूसरी उसकी जांघ के ऊपर कूले में समा कर रह गई। अब देखिए यहाँ पर जगपति के साथ क्या होता है। 10 दिन के लिए शादी में जाता है, लेकिन 6-7वें दिन ही क्या होता है, उसके दोस्त की यहाँ शादी हो रही थी, उसे बहुत सारा सोना जेवर सब मिल रहे थे। तो ये डाकू लोगों को पता चल गया, तो वो क्या रहे, डाका डालने आ जाते। लेकिन जगपति अपने मित्र के साथ बहुत ज़्यादा मुकाबला कर रहा होता है उसमें, लेकिन वो गोलियां उसके लग जाती है और कूले की हड्डी टूट जाती है और कूले में समा जाती है। वो हॉस्पिटल जाएगा। देखते चंदा रोती कल्पती और मन्नतें मानती हुई जब वहाँ पहुँची थी। जगपति अस्पताल में था। दयाराम के थोड़ी चोट आई थी, उसे अस्पताल से छुट्टी मिल गई। दयाराम को क्या हुई थी, थोड़ी चोट आई थी, लेकिन जगपति को बहुत ज़्यादा आई थी। जगपति की देखभाल के लिए वही अस्पताल में मरीजों के रिश्तेदारों के लिए जो कोठरियाँ बनी थी, उन्हीं में चंदा का रुकना पड़ा। जो अस्पताल में देख रेख करते हैं मरीज़ों के लिए, फिर वहाँ पर रहते हैं, तो इसलिए मरीज़ों की देख रेख जो करते हैं उनके लिए कोठरियाँ टाइप की बना देती हैं कि वो थोड़ी देर वहाँ पर सेवा करें, उन्हें थोड़ा आराम करना हो तो उस कोठरियों में जाकर कर सकते हैं। उसी में चंदा भी रहने लगी, उन्हीं चंदा में रुकना पड़ा। कस्बे के अस्पताल से दयाराम का गाँव 4 कोस पड़ता था, तो दूसरी तीसरी वहाँ से आदमी आते जाते रहते, जिस सामान की ज़रूरत होती थी पहुँचा जाते थे। तो अस्पताल से जो उसका मित्र था, दूर का रिश्तेदार था दयाराम, तो 4 कोस पड़ता था, तो वो आते रहते थे और उसे कुछ जो सामान की ज़रूरत होती थी पहुंचाते रहते। पर धीरे धीरे उन लोगों को भी खबर लेना छोड़ दिया। पर बहुत दिन हो गए, तो धीरे धीरे उन लोगों ने भी खबर लेना छोड़ दिया। एक दिन में ठीक होने वाला घाव तो था नहीं, जांघ की हड्डी चटक गई थी और कूले में ऑपरेशन से 6 इंच गहरा घाव था। ऑपरेशन जो हुआ था उससे 6 इंच, मानो सोच सकते हो 1 इंच कितना होता, 6 इंच के बराबर गहरा घाव था। कस्बे का अस्पताल था, कंपाउंडर ही मरीजों की देखभाल करते थे। बड़ा डॉक्टर तो नाम के लिए ही था, या कस्बे के बड़े आदमियों के लिए, मतलब नाम के लिए थे, कस्बे के जो बड़े आदमी थे उनके लिए देखते। लेकिन बाकी जो छोटे मोटे मरीज आते थे, छोटे
घरानों के, तो उनके लिए सिर्फ कंपाउंडर ही रहता था। छोटे लोगों के लिए तो कंपाउंडर साहब ही ईश्वर के अवतार थे। मरीजों की देखभाल करने वाले रिश्तेदारों की खाने पीने की मुश्किलों से लेकर मरीज़ की नस तक संभालते थे। मतलब जो उनके साथ मरीज़ की देखभाल करने वाले उनके रिश्तेदार हैं, तो उनके खाने पीने का भी इंतज़ाम करते और उनके मरीज़ की नस तक देखते, मतलब उन्हें संभालते थे, उनकी दवा का, दारू का, हर चीज़ का ध्यान रखते। छोटी सी इमारत में अस्पताल आबाद था। रोगियों को सिर्फ 6-7 खाटें थी। रोगियों के लिए 6 से 7 खाटें, पलंग जो होते हैं वो थे। मरीजों के कमरे से लगा दवा बनाने का कमरा था। जब दवा होती है, दवा बनाने का कमरा होता है, मेडिकल बोल सकते हैं उसे, जिस तरह से हॉस्पिटल में होते, तो दवा बनाने का कमरा था। उसी में एक आराम कुर्सी थी और एक नीची सी मेज। उसी कुर्सी पे बड़ा डॉक्टर आकर कभी कभार बैठता था, नहीं तो बचन सिंह कंपाउंडर ही जमे रहते। जो बचन सिंह कंपाउंडर है वो जमे रहते थे। यहाँ पर बचन सिंह का भी बहुत बड़ा रोल है इस कहानी में। जब पति के और चंदा के साथ चलता है तो ध्यान रखिए, जो करेक्टर आया है बचन सिंह, बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है यहाँ पर। अस्पताल में या तो फौजदारी के शहीद आते या गिराकर हाथ पैर तोड़ लेने वाले एकाध लोग। छठी सभा से कोई औरत दिख गई तो दिख गई, जिससे जैसे उन्हें कभी रोग घेरता ही नहीं था। मतलब कुछ लोग फौजीदार या शहीद आ जाते या किसी का हाथ पैर ऐसे गिरा कर टूट जाता, वही लोग आते थे, कोई औरत तो नहीं आती थी। लेकिन यहाँ पर अब चंदा गई है, और कभी कभी किसी साल 2 साल में जब हुआ, तो जब कहीं कोई औरत आ जाती थी, क्योंकि ऐसा लगता था मानो औरतों को कोई रोग ही नहीं हुआ हो, कभी वो बीमार ही नहीं पड़ती हूँ, और कभी कभी बीमार पड़ती तो घर वाले हाल बता के 8-10 रोज़ की दवा एक साथ ले जाते थे, फिर उसके जीने मरने की खबर तक नहीं मिलती थी। ये सारी बातें बताती कि अगर कभी बीमारी पड़ गई तो उसके घर वाले आते और बताते कि हमारे घर में जो लेडीज़ है, औरत है, स्त्री है, उसकी इसकी ये हाल है, स्थिति है, उसकी ऐसी ऐसे दवा दे, तो वो खुद नहीं आ रही है, और फिर 8 से 10 डोज की दवा ले गए। फिर उसके बाद तो कभी आते ही नहीं थे, पता ही नहीं चलता उस औरत का साथ क्या हुआ, जी भी या मरी, वो चीज़ें पता ही नहीं चलती। उस दिन बचन सिंह जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया। उस दिन क्या हुआ, बचन सिंह जो है जगपति के घाव की पट्टी बदलने आया था। उसके आने में और पट्टी खोलने में कोई ऐसी लापरवाही थी जैसे गलत बंदी पगड़ी की ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो, जैसे गलत बंदी पगड़ी को ठीक से बांधने के लिए खोल रहा हो। चंदा उसी कुर्सी के पास ही सांस रोके खड़ी थी। वह और रोगियों से बात करता जा रहा था। इधर मिनट भर को देखता, फिर जैसे अभ्यस्त से उसके हाथ अपने काम करने में लगते। पट्टी एक जगह खून से चिपक गई थी। जगपति बुरी तरह से करहा उठा। चंदा के मुंह से चीख निकल गई। बच्चन सिंह ने सतर्क होकर देखा तो चंदा मुख में धोती का पल्ला खोसे अपने भयातुर आवाज दबाने की चेष्टा कर रही थी। जगपति एक बार की मछली सा तड़पड़ा कर रह गया। बचन सिंह की उंगलियां थोड़ी सी थरथराई कि उसकी बाह से टप टप चंदा के आंसू चू पड़ा। उसकी बाह पर टप टप चंदा के आंसू चू पड़े। मतलब है इस तरह से उसके घाव पे जब पट्टी बांधी जा रही थी जगपति के, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, चिपक गई थी। और अगर हम किसी को भी ऐसी वाली हालत में देखते तो हमारे भी एकदम कांप से जाते हैं और एकदम अजीब सा लग। ऐसे ही चंदा की आंसू आ रही थी, उसकी चीख सी निकल रही थी, और दर्द जगपति को भी पट्टी बनवाने में बहुत मुश्किल हो रही थी, बहुत दर्द हो रहा था। बचन सिंह सिहर सा गया और उसके हाथों की अभ्यस्त निठाई को जैसे किसी मानवीय कोमलता ने धीरे से छोड़ दिया। ओह, कराहो दर्द भरी चीखें और चटखते शरीर के जिस वातावरण में रहते हुए बिल्कुल अलग रहता था। फोड़ों को पके आम सा दबा लेता था, खाल को आलू सा छील देता था। उसके मन में जिस दर्द का एहसास उठ गया था वह उसे आज फिर हुआ। वह बच्चे की तरह फूंक फूंक कर पट्टी को नम करके खोलने लगा। चंदा की ओर धीरे धीरे निगाह उठाकर देखते हुए फुसफाया, चुप, रोगी की हिम्मत टूट जाती है ऐसे, चुप रहो, रोगी की हिम्मत
टूट जाती है। ऐसे बचन सिंह को ऐसी, अब क्या होता है यहाँ पर ये चीज़ दिखाई गई है को डॉक्टर कंपाउंडर किस तरह से उनके अंदर जो हृदय होता है, हृदय में एकदम पत्थर जैसा हो जाता है और वो लोगों की पट्टियाँ इसी तरह से बांधते रहते, उन्हें अब डेली बांधते बांधते इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, वो उन चीज़ों को दिल से नहीं लेते किसको कितना दर्द हो रहा था। लेकिन जब इसने ये मंजर देखा, उसे पहला दिन अपना याद आ गया और फिर धीरे धीरे वो फूंक फूंक कर पट्टी बांधने लगा और जैसे, और फिर उस चंदा से बोलने लगे, रोगी की हिम्मत टूट जाती है, ऐसे चुप रहो, फुसफुसाकर धीरे से बोलता है। पर जैसे ये कहते कहते उसके मन में खुद अपनी बात से उचट गया और वह बेपपाई तो चीख और कराहो की एक सरता से उसे मिली थी, रोगी की हिम्मत बढ़ने की कर्तव्य निष्ठा से नहीं, जब तक कि वह घाव की मरहम पट्टी करता रहा, जब तक कि दो आंखों की करुणा उसे घेरे रही। मतलब है वो अब किसकी तरफ आकर्षित हो रहा है, चंदा की तरफ आकर्षित हो रहा है, इसमें ये बताया गया। और हाथ धोते समय वह जनता की उन चूड़ियों से भरे कलाइयों को बेझिझक देखता रहा जो अपनी खुशी उससे मांग रही थी। चंदा पानी डालती जा रही थी और बचन सिंह हाथ धोते धोते उसकी कलाइयों, हथेलियों और पैरों को देखता जा रहा था। दवा खाने की ओर जाते उसने चंदा को हाथ के इशारे से बुलाकर कहा, दिल छोटा मत करना, जान का घाव तो 10 रोज़ में भर जाएगा, कूले का घाव कुछ दिन ज़रूर लेगा, अच्छी से अच्छी दवाई दूंगा। दवाइयाँ तो ऐसी हैं कि मुर्दे को चंगा कर दे, पर हमारे अस्पताल में नहीं आती, फिर भी तो किसी दूसरे अस्पताल से नहीं आ सकती दवाई? चंदा ने पूछा। आ तो सकती है, पर मरीज को अपना पैसा खर्चना पड़ता है। उनमें बचन सिंह ने कहा, मतलब आ तो सकती है मगर मरीज को ही अपना पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो पैसा दोगे तो दवाई आ जाएगी। चंदा चुप रह गई तो बचन सिंह के मुंह से अनायास ही निकल पाया, किस चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, रही दवाइयाँ सो कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करके ला दूँगा, महकमे से मंगाएंगे तो आते आते महीनों लग जाएंगे, शहर के डॉक्टर से मंगवा दूंगा, ताकत की दवाइयों की बड़ी ज़रूरत है उन्हें, अच्छा देखा जाएगा। कहते कहते वह रुक गया। चंदा से कृतज्ञता भरी नज़रों से उसे देखा, कृतज्ञता भरी नज़रों से उसे देखा और उसे लगा कि जैसे आंधी से उड़ते पत्ते को कोई अटकाव मिल गया हो। आकर वह जगपति की खाट से लगकर बैठ गई, उसकी हथेली लेकर वह सहलाती रही, नाखूनों को अपने पोरों से दबाती रही। तो चंदा अपने पति के पास आ जाती है, उसकी हथेलियों को सहलाती है, नाखूनों को अपने पोरों से दबाती है। धीरे धीरे बाहर अंधेरा बढ़ चला। बचन सिंह तेल की एक लालटेन लाकर मरीजों के कमरे के एक कोने में रख गया। अंधेरा हो रहा था, लाइट तो नहीं थी, तो तेल की जो लालटेन होती है वो कोने में रख जाता है। चंदा ने जगपति की कलाई दबाते दबाते धीरे से कहा, कंपाउंडर साहब कह रहे थे, और इतना कहकर वह जगपति को ध्यान आकृष्ट करने के लिए चुप हो गई। क्या कह रहे थे? जगपति ने अनमने स्वर में बोला, कुछ ताकत की दवाइयाँ तुम्हारे लिए ज़रूरी हैं, मैं जानता हूँ, पर देखो चंदा, चादर के बराबर ही पैर फैलाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर क्या बोला? जगपति बोल रहा है, हमारी औकात इन दवाइयों की नहीं है, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं है। औकात आदमी की देखी जाती है कि पैसे की तुम तो देखा जाएगा। कंपाउंडर साहब इंतज़ाम कर देंगे, उनसे कहूँगी मैं। नहीं चंदा, उधार खाते से मेरा इलाज नहीं होगा, चाहे 1 के 4 दिन लग जाएं। मतलब है मैं उधार लेकर अपना इलाज नहीं करवाना, चाहे कितने दिन लग जाए, मैं उधार लेकर किसी का इलाज नहीं करवाऊंगा। इसमें तो तुम नहीं जानती, कर्ज कोड़ का रोग होता है, एक बार लगने पर तन तो गलता ही है, पर मन भी रोगी हो जाता है। मतलब तन तो गलता है, शरीर तो बूढ़ा होता चला जाता है, लेकिन मन भी रोगी हो जाता है, बीमार हो जाता है। लेकिन कहते कहते वह रुक गई। जगपति अपनी बात की टेक रखने के लिए दूसरी ओर मुंह घुमाकर लेटा रहा, क्योंकि जगपति के पास इतना पैसा नहीं था, और जब से उसे बीमार हुआ था तब से जो नौकरी पे था वो नौकरी भी चली गई थी। उसी और तीसरे रोग जगपति के सिरहाने कई ताकत की दवाइयाँ रखी थी, और चंदा की ठहरने वाली कोठरी उसके लेटने के लिए खाट भी पहुँच गई थी। चंदा जब आई तो जगपति के चेहरे पर मानसिक पीड़ा की असंख्य रेखाएं उभरी थी, जैसे वह अपनी बीमारी से लड़ने के अलावा स्वयं अपनी आत्मा से भी लड़ रहा हो।
चंदा की नादानी और स्नेह से भी उलझ रहा हो, और सबसे ऊपर सहायता करने वाले की दया से जूझ रहा हो। किस तरह से ये दवाइयाँ आ गई, ये सब कुछ उससे जूझ रहा है, उसे पता चल रहा है। चंदा ने देखा तो ये सब सह न पाई। उसके जी में आया कि कह दे, क्या आज तक तुमने कभी किसी से उधार पैसे नहीं लिए? पर वह खुद तुमने लिए थे, और तुम्हें मेरे सामने स्वीकार नहीं करना पड़ा था, इसलिए लेते झिझक नहीं लगी। पर आज मेरे सामने उसे स्वीकार करते तुम्हारा झूठा पौरुष तिलमिला कर जाग पड़ा है। पर जगपति के मुख पर बिखरी हुई पीड़ा में जिस आदर्श की गिराई थी, वह चंदा के मन को चोर की तरह घुस गए। और अब यहाँ पर इस कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला है। आपको पता चलता है इनके माध्यम से, यहाँ पर कहानीकार जो कथाकार है वो कहना चाहता है कि इंसान जो पौरुष है, तो उसकी पौरुष जो भाव है वो जाग पड़ जाता है, तिलमिला जाता है जब वो अपनी एक स्त्री को आगे बढ़ते हुए देखता है। वही चीज़ यहाँ दिखाई है कि पुरुष चाहे कुछ भी कर्ज लेकर, कहीं से भी उधार लेकर वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन और जब उसकी वाइफ, पत्नी या घर की बेटियाँ वही काम करके वो देना चाहती, करना चाहती, घर का बोझ को हल्का करना चाहिए, तो उनके अपने पुरुष तत्व जाग जाता है कि लड़कियां क्यों आगे बढ़ रही है, क्यों संभाल रही है, ये काम लड़कियों का नहीं हमारा था। लेकिन उसको वो उसको झूठा पुरुष, तो अपने झूठे पुरुष के कारण उसे एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, स्वीकार नहीं कर पाते। तो इसमें ये चीज़ को दिखाया गया है कि ये मेरी पत्नी जो है क्यों आगे बढ़ रही है, इसने मेरी जो सहायता करी है, तो इससे मेरा अपमान हुआ है। वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। कौन? जगपति थी। ये चीज़ बहुत दिखाई है। आज भी हमारे संसार में, भारत देश जैसे देश में ये चीज़ें देखने को मिलती है। लोग तो घर से अपनी लड़कियों को नौकरी करने के लिए नहीं जाने देते, पढ़ने के लिए नहीं जाने देते हैं। उन्हें लगता है कि लड़कियां अगर वो नौकरी करेंगी तो हमारा अपमान होगा, समाज क्या कहेगा, ये सारी चीज़ें उनके अंदर आ जाती हैं। अब आगे देखते हैं क्या होता है, कहानी कहाँ से। उसने माथे पर हाथ फेरते हुए कहा। अब यहाँ पर चंदा माथे पर हाथ फेरते हुए कहती, ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ का कड़ा बेचने को दे दिया था, उसी में आई है। तो अब यहाँ पर चंदा कह रही है मैंने किसी की मेहरबानी से नहीं ली है, किसी की सहायता से नहीं ली है। जो हाथ का मेरा कड़ा था सोने का, वो मैंने बेच दिया, तो उसी से आ गई हैं। मतलब जो घर के तुमने ही मेरे कड़े बनवाए थे, तो इस तरह से वो उसे सांत्वना दे रही है। मुझसे पूछा तक नहीं, और मतलब ये करे तुमने इतना बड़ा काम कर लिया और मुझसे पूछा तक नहीं। तो इसमें भी उसे ठेस पहुंच रही, उसके पुरुष तत्व को ठेस पहुंच रही जगपति ने कहा, और उसे खुद मन की कमजोरी को दबा गया। कड़ा बेचने तो अच्छा था कि बच्चन सिंह की दया की ओर ली जाती, और उसे हल्का सा पछतावा था कि नाहक वह रौ में बड़ी बड़ी बातें कह जाता है, ज्ञानों की तरह वह सीख दे देता है। और जब चंदा अंधेरा होते उठकर अपनी कोठरी में सोने के लिए जाने को हुई, तो कहते कहते यह बात दबा गई कि बच्चन सिंह ने उसके लिए खाट का इंतज़ाम भी कर दिया है। मतलब है जब कोठरी में जा रही थी सोने के लिए, तो ये कहते कहते दबा गई कि बच्चन सिंह ने खाट का भी इंतज़ाम कर दिया, एक पलंग का इंतज़ाम कर जिस पर, लेकिन वो उसे अपने पति को नहीं बताती क्योंकि उससे भी उसे दर्द होगा। कमरे से निकली तो सीधी कोठरी में गई, बच्चन सिंह की कोठरी में जाती है जहाँ पर वो रहता था, मतलब जहाँ पर दवाई खाना था, मेडिकल था, वहाँ पर गई और हाथ का कड़ा लेकर सीधे दवा खाने की ओर चली गई, जहाँ बच्चन सिंह अकेला डॉक्टर की कुर्सी पर आराम से टांगे फैलाए लैंप की पीली रोशनी में लेटा था। जगपति का ब्याह चंदा को लग गया था, और यह भी कि वह क्यों बच्चन सिंह के एहसान अभी से लाद ले। पति के लिए जेवर की कितनी औकात है। वह बेधड़क सी दवाखाने में घुस गई। दिन की पहचान के कड़ों से कमरे की मेज़, कुर्सी और दवाओं की अलमारी की स्थिति का अनुमान था। वह कमरे में अंधेरा ही पड़ा था क्योंकि लैंप की रोशनी केवल अपने वृत्त में अधिक प्रकाशवान होकर कोनों के अंधेरों को और भी घनीभूत कर रही थी। बच्चन सिंह ने चंदा को घुसते ही पहचान लिया। वह उठकर खड़ा हो गया। चंदा ने भीतर कदम तो रख दिया, पर सहसा सहम गई, जैसे वह किसी अंधेरे कुएं में अपने आप कूद पड़ी हो। ऐसा कुआं जो निरंतर पतला हो गया और जिसमें पानी की गहराई पाताल की परतों तक चली गई हो,
जिसमें पढ़कर वह नीचे धंसती चली जा रही थी और नीचे अंधेरा, एकांत, घुटन और पाप सब कुछ था। बच्चन सिंह आबाक ताकता रह गया और चंदा ऐसे वापस लौट के जैसे किसी काले पिशाच के पंजों से मुक्ति मिली हो, जल्दी से वो वापस हो जाती है। बच्चन सिंह की सामने क्षण भर से में सारी परिस्थितियाँ कौंध गई। उसने वहीं से बहुत संयम आवाज़ में जबान को दबाते हुए जैसे वायु की स्पंदध्वनि कर दिया, चंदा। वह आवाज़ इतनी बेआवाज़ थी कि निरर्थक होते हुए भी इतनी सार्थक कि इस खामोशी में अर्थ भर गया। चंदा रुक गई। बच्चन सिंह उसके पास जाकर रुक गया। सामने का घना पेड़ स्तब्ध खड़ा था, उसकी काली परछाई की पर्दी जैसे एक बार फैलकर उन्हें अपने वृत्त में समेट लेती और दूसरी क्षण मुक्त कर देती। दवाखाने का लैंप सहसा भबक कर रुक गया और मरीजों के कमरे से एक तरह की आवाज़ दूर मैदान को छोर तक जाकर डूब गई। चंदा ने वैसे ही नीचे ताकते हुए अपने को संयत करते हुए कहा, यह कड़ा तुम्हें देने आई थी तो वापस तू चली जा रही थी? अब यहाँ पर बच्चन सिंह पूछ रहा। चंदा चुप और 2 क्षण रुककर उसने अपने हाथ के सोने का कड़ा धीरे से उसके ओर बढ़ा दिया, जैसे देने का साहस न होते हुए वे काम आवश्यक था। बच्चन सिंह ने उसकी सारी काया को एक बार देखा, काया मतलब शरीर को एक बार देखा और अपनी आंखें उसके सिर पर जमा दी। उसके ऊपर पड़े कपड़े के पार नरम चिकनाई भरे लंबे लंबे बाल थे जिनमें भाप सी महक फैलती जा रही थी। वह धीरे धीरे बोला, लाओ। चंदा ने कड़ा उसकी ओर से बढ़ा दिया। कड़ा हाथ में लेकर वह बोला, सुनो। चंदा ने प्रश्न भरी नज़रों से उसकी ओर देखा, नजरें उसकी ओर उठा दी। मतलब चंदा ने प्रश्न भरी नजरें, प्रश्नों जैसे कि प्रश्न कर रही हो, क्या बोलना चाहते हो, मतलब उनमें झांकते हुए अपनी हाथ से उसकी कलाई पकड़ते उसने वह कड़ा उसकी कलाई में पहना दिया। चंदा चुपचाप कोठरी की ओर चल दी और बच्चन सिंह दवाखाने की ओर कालिक बुरी तरह बढ़ गई थी। अब यहाँ पर क्या होता है, बच्चन सिंह ने कड़ा ले तो लिया लेकिन दोबारा उसकी कलाई में पहना दिया है, उससे लिया नहीं है। कालिक बुरी तरह बढ़ गई और सामने खड़े पेड़ की काली परछाई गहरी पड़ गई थी। दोनों लौट गए पर जैसे उस काली के कुछ रह गया, छूट गया था। दवाखाने का लैंप जो जलते जलते एक बार भपका था, उसमें तेल न रह जाने के कारण बत्ती की लौ बीच से फट गई थी। उसके ऊपर धुएं की लकीरें बल खाती सांप की तरह अंधेरे में विलीन हो जाती थी। सुबह जब चंदा जगपति के पास पहुंची तो बिस्तर ठीक करने लगी तो जगपति को लगा कि चंदा बहुत उदास थी। क्षण में चंदा का मुख पर अनगिनत भाव आ जा रहे थे जिनमें असमंजस था, पीड़ा थी और निरीहता थी। कोई आदर्श पाप कर चुकने के बाद हृदय की गहराई से किए गए पश्चाताप जैसे धूमिल चमक थी। रानी अब यहाँ पर बताया जा रहा है जब सुबह पहुँची है तो वो पश्चाताप कुछ चीज़ें उसके बार बार भाव जो थे बहुत उभर कर उसके फेस पर आ रहे थे, चेहरे पे आ रहे थे चंदा के, वो उदास लग रही थी। सारी चीज़ें जगपति भी देख रहा था कि वो भी समझने की कोशिश है, ऐसा कि शायद वो समझ रहा था क्या पता इसलिए और इसके सारे जो है जेबर है वो भी गए, कड़ा इसने दे दिया और मेरी देख रेख कर रही है इस चीज़ का है, वो ये चीज़ें सोच रहा था। अब यहाँ पर दूसरी कहानी जो है रानी के बारे में आ रही है। रानी निर्बसिया जो है उनकी कहानी चल रही है, वो देख लेते। रानी मंत्री के साथ जब निराश होकर लौटी, अब रानी जो है मंत्री के साथ निराश होकर लौटी, देखा राजा महल में उपस्थित थे। राजा कौन है, महल में उपस्थित थे। उनकी खुशी का ठिकाना रहा। माँ सुनाया करती थी पर राजा को रानी की इस तरह मंत्री के साथ जाना अच्छा नहीं लगा। रानी ने राजा को समझा कि वह केवल राजा के प्रति अटूट प्रेम के कारण अपने को ना रोक सके। राजा रानी एक दूसरे को बहुत चाहते थे। दोनों के दिलों में एक बार शूल सी गढ़ती रहती थी कि उनकी कोई संतान थी। राजवंश का दीपक बुझने जा रहा था। संतान का अभाव में उनका लोक परलोक बिगड़ा जा रहा था और कुल की मर्यादा नष्ट होने की शंका बढ़ती जा रही थी। तो मतलब जब रानी वापस आई मंत्री के साथ तो क्या होता है, यहाँ पर राजा उपस्थित थे। राजा गुस्सा भी करते, नाराज भी होते हैं यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर उनका अटूट प्रेम दिखाया था कि वो इनसे इतना प्रेम करती थी और जब नहीं आए तो वो चली गई थी। और राजा रानी को यहाँ पर दुख भी था, राजा को भी दुख था कि उनका जो कुल है, उनका आगे वंश है, उनका कोई औलाद नहीं थी और उनका कुल का जो है राजवंश का दीपक जो है बुझने वाला था, कोई उसको आगे बढ़ाने वाला नहीं थे। इसलिए ये सारी चीज़ें भी सोची जाती हैं उनकी कोई संतान हो जाए।
तो ये वाली बातें भी उभर कर सामने आ रही हैं। अब यहाँ पर फिर से बचन सिंह की कहानी आ गई है, यहाँ पर चंदा जगपति की कहानी आ गई है। देखते दोनों कहानियाँ देखिए किस तरह से एक साथ चल रही हैं और दोनों की स्थिति सेम ही है, दोनों की स्थिति यहाँ पर सेम ही दिखाई दे रही है, एक जैसी है। तो दूसरे दिन बचन सिंह ने मरीजों की मरहम पट्टी करते वक्त बताया कि उसका तबादला मैनपुरी के सदर अस्पताल में हो गया है और वह परसों यहाँ से चला जाएगा। जगपति ने सुना तो उसे भला ही लगा, उसे अच्छा ही लगा कि आए दिन लोग घेरे रहते हैं। बचन सिंह उसके शहर के अस्पताल में पहुँचा जा रहा है तो कुछ मदद मिलती ही रहेगी, आखिर वह ठीक तो होगा ही और फिर मैनपुरी के सिवा कहाँ जाएगा। पर दूसरे ही क्षण उसका दिल अथक भारीपन में भर गया। पता नहीं क्यों चंदा के अस्तित्व का ध्यान आते उसे इस सूचना में कुछ ऐसे नुकीले कांटे दिखाई देने लगे जो उसके शरीर में किसी भी समय चुभ सकते थे, ज़रा सा बेखबर होने पर बीन सकते थे। और तब उसके सामने आदमी के अधिकार की लक्ष्मण रेखाएं धुएं की लकीर की तरह कांप कर मिटने लगी और मन में छुपे संदेह के राक्षस बाना बदल योगी के रूप में घूमने लगा। अब यहाँ पर क्या बताया, दूसरे दिन बचन सिंह ने मरीजों को मरहम पट्टी करते वक्त बता दिया। जो बचन सिंह का तबादला जो है मैनपुरी के एक अस्पताल में हो रहा था, पहले तो वो खुश हुआ, लेकिन उसे जब चंदा का ख्याल आया तो उसने सोचा कि वो तबादला होते तो चला जाएगा लेकिन चंदा से दूर हो जाएगा। अभी चंदा से मिला वो, लेकिन जगपति की पत्नी है, लेकिन बचन सिंह जो है यहाँ पर चंदा के प्रति आकर्षित हो रहा है, तो इसलिए ये सारी चीज़ें सोच रहा है। देखो उसके मन में किस तरह से भाव आ रहा है, वो वहाँ पर अब मैनपुरी जाना नहीं चाह रहा है, वो सब चीज़ें अब यहाँ पर सोचने लगा है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। और 15-20 रोज बाद जगपति की हालत सुधर गई तो चंदा उसे लेकर घर लौट आई। जगपति चलने फिरने लायक हो गया था। घर का ताला जब खोला तब रात झुक आई थी और फिर उसकी गली में तो शाम से ही अंधेरा झरना शुरू हो जाता था। पर गली में आते ही उन्हें लगा जैसे कि बनवास काट कर राजधानी लौटे हों। नुक्कड़ पर ही जमुना सुनार की कोठरी में सुरही फिक रही थी, जिसके दराजदार दरवाजे से लालटेन की रोशनी की लकीर झांक रही थी और कच्ची तंबाकू का धुआं रूंधी गली के मुहाने पर बुरी तरह भर गया था। सामने ही मुंशी जी अपनी चिंगला खटिया के गड्ढे में कुप्पी की मंदिम प्रकाश में कसरा खतौनी बिछाए मीज़ान लगाने में मशगूल थे। जब जगपति के घर दरवाज़ा खड़का तो अंधेर में उसकी चाची ने अपने जंगल से देखा और वहीं से बैठे बैठे अपने घर के भीतर ऐलान कर कि राजा निर्बसिया अस्पताल से लौट आए, कुलमा भी आई है। अब यहाँ पर इस तरह से जब वो अस्पताल में रही है इस तरह से, क्योंकि उसका कोई भी नहीं था, कौन, चंदा, तो लोगों ने बातें बनाना स्टार्ट कर दिया था कि राजा निर्बसिया कहानी से यहाँ पर किस तरह से तुलना की गई है कि राजा जिस तरह से शिकार से वापस आई है और उसके बाद वो मंत्री के साथ उसकी रानी आई थी, जो ऊपर अभी हमने कहानी में पढ़ा, ठीक इसी तरह से जो एक चाची हैं अपने बैठ रही हैं और ऐलान कर रही हैं कि ना राजा निर्बसिया मीन्स राजा निर्बसिया कौन हो गए, यहाँ पर आपको पता चल गया है जगपति हो गए। राजा निर्बसिया जो हैं जगपति हो गए, तो राजा निर्बसिया अस्पताल से लौट आए और कुलमा भी आ गई है। मतलब जो कुलमा है, कलंकिनी है, वो कौन है आपको पता चल गया है, चंदा है। यहाँ पर कुलमा किसी को बोला गया है, चंदा को। अब आगे ये शब्द सुनकर घर के अंधेरे बरामदे में घुसते ही जगपति हाँफ कर बैठ गया। झुंझला कर चंदा से बोला, अंधेरे में क्या मेरे हाथ पैर तुड़वाओगी? भीतर जाकर लैलटेन जला लाओ ना, यहाँ पर तेल नहीं होगा इस वक्त, ज़रा ऐसे ही काम तुम्हारी कभी कुछ नहीं होगा, ना तेल ना। कहते कहते जगपति एकदम चुप रह गया और चंदा को लगा कि आज पहली बार जगपति ने उसके व्यर्थ मातृत्व पर इतनी गहरी चोट कर दी है जिसकी गहराई की उसकी कभी कल्पना भी नहीं की थी। दोनों खामोश बिना एक बात के अंदर चले गए। जब उन्होंने राजा निर्बसिया लौट आए तो यहाँ पर एक इस तरह से भी बोला कि इनकी शादी को जो
वो जो यहाँ पर कहना चाह रही है, जो चाची है, उन्होंने जो कहना चाहा, ये भी कहना चाहा, एक ताना देना चाहे कि राजा निर्बसिया आ गए, साथ में कुलमा भी आए। मीस ये जो है निसंतान औरत आई है बे, और ये जो पत्नी है चंदा है, ये बांझ है, ये कभी बच्चा पैदा नहीं कर सकती, इसकी संतान नहीं हो सकती। तो ये जब बातें सुनते हैं, यहाँ पर जगपति सुनता है, तो जब वो अस्पताल से आते हैं तो उसे भी थोड़ा सा धक्का लगता है, और वो उस बातों में इतना अपने अंदर लगा लेता है, तो चंदा को भी गहरे चोट वाले शब्द के बाढ़ चला देता है, और इसकी कभी कल्पना भी नहीं कर सकती। ऐसी बातें वो चंदा से बोल देता। चंदा जो ऐसी बातों की कल्पना भी नहीं करती थी। रात के बढ़ते सन्नाटे में दोनों के सामने दो बातें थी जगपति के कानों में, जैसे कोई व्यंग्य से कह रहा था, राजा निर्बसिया अस्पताल से आ गए। राजा निर्बसिया में जो राजा निर्बसिया की संतान नहीं हो रही थी, वो अस्पताल से आ गए, जो बचपन में कहानियाँ सुना करते थे। इस तरह से वो उसके ये शब्द रात भर कानों में चलते रहे, और वो सोचता रहा, कौन? जगपति। और चंदा के दिल पे यह बात चुभ रही कि तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा। जो जगपति ने कहा कि तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, मीन्स तुम्हारी कभी संतान नहीं होगी। चंदा ही अब जगपति जो अपनी चंदा से ये बातें कह गया, तुम्हारे कभी कुछ नहीं होगा, मीन्स संतान नहीं होगा, बे औलाद रहोगी, निसंतान रहोगी। और सिसकती चंदा न जाने कब सो गई। अब यहाँ पर ये चीज़ भी दिखाया गया है इस कहानी में, किस तरह से लोग जो हैं, समाज जो है लड़की को ही बोलता रहता है कि औलाद नहीं हो रही। इसमें लड़की की क्या गलती होती है, एक औरत की क्या गलती है जो शादी होके आई है, विवाह करके आई है, लेकिन लोग उन्हें एक समाज की ऐसी रीति रिवाज परंपराएं हैं, कुलंकनी बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं, ऐसे ही अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। वो जो औरत है, स्त्री है, उसके नारी के पूरे नारी तत्व को चीर कर रख देते हैं। ये नहीं सोचते ऐसा बोलने से उस स्त्री का क्या हाल हो रहा होगा, जो नारी जो संतान नहीं हो रही है, वो वैसे ही पहले तो इतनी ज़्यादा क्या है, बहुत दुखी है कि संतान नहीं हो रही, लेकिन जब लोगों की बातें सुनती है तो वो उसे तोड़ कर रख देती हैं। पर आज के टाइम में ऐसे लोग सोचते नहीं हैं, जिसे जो बोलना होता है बोलते रहते। ये सारी चीज़ें दिखाई दे रहा है। इस तरह से चंदा की भी वही स्थिति है, वो बेचारी रात भर सिसकती रोने लगती है। आज के टाइम में वही है, 1 साल शादी को होता नहीं है, लोग कहने लगते हैं कि औलाद नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही है। कई तो लोग इलाज कराना स्टार्ट कर देते हैं, और ये इलाज 2 से 3, 4, 5 साल जिसके संतान नहीं हो रही, दवाइयों के रूप में चलता रहता है, और फिर उस औरत की ये स्थिति बता देते, उसे इतना ज़्यादा दुख देते हैं और दुख भरी बातें करते रहते हैं, उसके जो दिलों पे पड़ती है ये नहीं सोचते। तो ऐसा इंसान को नहीं करना चाहिए। ये समाज हमारा बदल रहा है, तो ऐसी स्थिति को बिल्कुल नकारना देना चाहिए, और लोगों को इन चीज़ों से दूर होना चाहिए। अगर संतान नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, बहुत सारी चीज़ें, बहुत तरीके के लोग हैं जिनकी संतान नहीं होती है, तो बहुत उपाय हैं, हम किसी की औलाद लेकर पाल भी सकते। एक ये वाला भी सबसे बड़ी अच्छी बात है। तो लेकिन ये आज के समाज में ऐसी चीज़ें अब भी विद्यमान हैं, और हमेशा शायद आगे भी रहें, कुछ कह नहीं सकते, मगर कुछ लोगों ने चेंज करा है, बदलाव आ गए। आज हम देख सकते हैं 10 से 20% बदलाव भी आए हैं। चलो आगे देखते हैं क्या होता है। ज़्यादा हम इस पे बात पे डिबेट करने वाला तो है नहीं, हम इस पे ज़्यादा बोल नहीं रहे, बस इस पे एक रिलेट करके बता रहे हैं कि आज के समाज में उस टाइम जो कहानी लिखी है तब भी वही चीज़ें थी, और आज भी वही चीज़ें देखने को मिल रही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चंदा सिसकती न जाने कब सो गई, पर जगपति की आंखों में नींद आई। खाट पर मीस पलंग पर पड़े उसके चारों ओर एक मोहक भयावाना सा जाल फैल गया। लेटे उसे लगा जैसे उसका स्वयं का आकार बहुत क्षीण होता बिंदु सा रह गया, पर बिंदु के हाथ थे और पैर थे और दिल की धड़कन भी। कोठरी में घुटा सा अंधियारा, मटमैली दीवारें और गहन गुफाओं सी अलमारियाँ जिनमें से बार बार झाँकर देखना था और वह सहला उठता था।
फिर जैसे सब कुछ तब्दील हो गया, उसे लगा कि उसका आकार बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। वो मनुष्य हुआ, लंबा, तगड़ा, तंदुरुस्त पुरुष हुआ। उसकी शिराओं में कुछ फूट पड़ने के लिए व्याकुलता से खौल उठा। उसके हाथ शरीर के अनुपात से बहुत बड़े, डरावने और भयानक होकर उसके लंबे लंबे नाखून निकल आए। वह राक्षस हुआ, दैत्य हुआ, आदिम बर्बर, ये सारी चीज़ें हो गई हैं। और बड़ी तेज़ी से सारा कमरा एक बारगी चक्कर काट गया और सब धीरे धीरे स्थिर होने लगा और उसकी सांसें ठीक होती जान पड़ी। और फिर जैसे बहुत कोशिश करने पर घिग्गी बन जाने के बाद उसकी आवाज़ फूटी, चंदा। चंदा की नरम सांसों से हल्की ससराहट कमरे में जान डालने लगी। जगपति अपनी पार्टी की सहारा लेकर झुका, कांपते पैर उसने ज़मीन पर रखे और चंदा की खाट के पास पाए से सिर टिका कर बैठ गया। उसे लगा जैसे चंदा की इन सांसों की आवाज़ में जीवन का संगीत गूंज रहा है। वह उठा और चंदा के मुख पर झुक गया। उस अंधेरे में आंखें गड़ाए जैसे बहुत देर बाद स्वयं ने चंदा के मुख पर आभा फूट कर अपने आप बिखरने लगी। उसका नक्श उज्जवल हो उठे और जगपति की आंखों से ज्योति मिल गई। वह मुक्त सा ताकता रह गया। यहाँ पर चंदा के पास जाकर बैठ जाता है। उसे अपना एहसास होता किस तरह से उसने चंदा को कहा, लेकिन चंदा की कोई गलती नहीं है। वो चंदा के पास उसे बैठ जाता है। चंदा के बिखरते बाल, जिनमें हाल के जन्मे बच्चे की गुब्बारे बालों की सी महक, दूध की कचाइन, शरीर की रस की सी मिठास और स्नेह सी चिकनाहट, और वह माता जिस पर बालों के पास तमाम छोटे छोटे नरम से रोए रेशम और उस पर कभी लगाई गई सिंदूर की बिंदी का हल्का मिटा हुआ सा आभार, नन्हे नन्हे निर्धन सोए पलक और उसकी मासूम सी कांटों की तरह बरौनियाँ और सांस में घुलकर आती हुई आत्मा की निष्कपट आवाज़ की लय, फूल की पंखुड़ी, पतले पतले होंठ, उन पर पड़ी अछूती रेखा है जिनमें सिर्फ दूध सी महक। ये सारी चीज़ें अब किसके बारे में? चंदा की पूरा वर्णन कर रही है। चंदा की हर चीज़ का एक वर्णन कर रही है। उसकी आंखों के सामने ममता सी छा गई, केवल ममता, और उसके मुख से अद्भुत शब्द निकल गया, बच्ची। डरते डरते उसके बालों की एक को बड़े जतन से उसने हथेली पे रखा और उंगली से उस पर जैसे लकीरें खींचने लगा। उसे लगा जैसे कोई शिशु उसके अंकों में आने के लिए छटपटा कर निराश होकर सो गया। उसके दोनों हथेलियों को पसाकर उसके सिर को अपने सीमा में भर लेना चाह कि कोई कठोर चीज़ उसकी उंगलियों से टकराई और जैसे उसे होश आया। बड़े सहारे से उसने चंदा के सिर के नीचे टटोला। एक रुमाल में बंधा कुछ उसके हाथ में आ गया। अब यहाँ पर उसके एक चीज़ मिलती है उसे। अब देखते हैं वो क्या चीज़ मिल रही है। रुमाल में मिल रही है यहाँ पर जगपति को। अब देखते हैं यहाँ से क्या चीज़। एकदम तो उसका चेंज बदला हुआ रात भर में, लेकिन अब क्या बदला हुआ था वो देखते। संयत करता हुआ ज़मीन पर बैठ गया। उसी अंधेरे में उस रुमाल को खोला तो उसे सांप सूंघ गया। चंदा के हाथों के दोनों सोने के कड़े उसमें लिपटे थे। अब यहाँ पर वो देखकर चौंक जाता है कि चंदा ने तो कहा था उसका इलाज हो रहा है तो उसने सोने के कड़े बेच दिए, लेकिन ये कड़े कैसे चंदा के पास आ गए? वो भी लिपटे हुए, हाथों में भी नहीं है, उसने छुपा कर रखे हैं। यहाँ से कहानी में थोड़ा बदलाव आएगा, देखते हैं क्या है। तब उसके सामने सब सृष्टि धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े होकर बिखरने लगी। उसका सारा जो दुनिया थी एकदम बिखर सी गई। ये कड़े तो चंदा बेचकर उसका इलाज करा रही, तो वे सब दवाइयाँ और ताकत के टॉनिक। उसने तो कहा था ये दवाइयाँ किसी की मेहरबानी नहीं है, मैंने हाथ के कड़े बेचने को दिए थे, पर उसका गला बुरी तरह से सूख गया। सोचते सोचते जवान जैसे तालू से चिपक रही है। उसने चाहा कि चंदा को झकझोर उठाए और शरीर की शक्ति बह सी गई, रक्त पानी हो गया था। थोड़ा संयत हुआ, उसने वे कड़े रुमाल से लपेट कर उसकी खाट के कोने पर रख दिया और बड़ी मुश्किल से अपनी खाट की पाटी पकड़कर लुढ़क गया। चंदा झूठ बोली। चंदा ने उससे झूठ क्यों बोला? पर क्यों कड़े आज तक छुपाए रही? मतलब इतने दिन तक वो कड़े क्यों छुपाए रही? उसने इतना बड़ा दुराव क्यों किया? इसने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला? ऐसा व्यवहार क्यों किया? आखिर क्यों? किस लिए? और जगपति का दिल भारी हो गया। रोते रोते उसे फिर लगा कि उसका शरीर सिमटता जा रहा और वह एक सीख सा बदला ढांचा रह गया, नितांत हल्का, तिनके सा, हवा में उड़ाकर भटकने वाला तिनका सा, ऐसा हो गया हो।
उसी रात के बाद रोज जगपति सोचता रहा कि चंदा से कड़े मांगकर बेच ले और कोई छोटा मोटा कारोबार ही शुरू कर दे, क्योंकि नौकरी छूट चुकी थी। इतने दिन की गैर हाजिरी के बाद वकील साहब ने दूसरा मुहर्रिर रख लिया था। वह रोज़ यही सोचता, जब चंदा सामने आती तो न जाना कैसे असहाय सी उसकी अवस्था हो जाती। उसे लगा जैसे कड़े मांग कर वह चंदा से पत्नीत्व का पद भी छीन लेगा। मातृत्व तो भगवान ने छीन ही लिया है, मातृत्व का तो पद छीन ही लिया, लेकिन पत्नी का भी हक छीन लेगा। वह सोचता आखिर चंदा क्या रह जाएगी। एक स्त्री ऐसी यदि पत्नीत्व और मातृत्व छीन लिया गया तो उसके जीवन की सार्थकता ही क्या है। जैसे मतलब है माता का तो चुना हुआ है, लेकिन अगर पत्नी का भी हक छीन लिया जाए तो फिर क्या रह जाएगी, उसकी सार्थकता क्या रह जाएगी। चंदा से के साथ वह क्या अन्याय कैसा करे, उसकी दूसरी आँख की रोशनी कैसे मांग ले। एक आँख की तो रोशनी है ही नहीं, संतान तो है नहीं, दूसरी आँख जो रोशनी है वो कैसे मांग ले। फिर तो वह नितांत अंधी हो जाएगी और उन कड़ों के मांगने के पीछे जिस इतिहास की आत्मा नंगी हो जाएगी, कैसे वो उस लज्जा को स्वयं ही उधार कर ढापेगी। मतलब उस कड़ों के, अब उसने कड़े अभी तक तो छुपाए नहीं, लेकिन अब यहाँ पर पता है, जगपति को पता है कड़े उसके पास है, लेकिन वो किस तरह से अभी उसने छुपा के रखी है ये बात कि उसने इलाज कैसे करवाया है, कड़े क्यों रह गए। तो मगर उसने ये जब पूछ लिया, उसका हिस्ट्री जो है, इतिहास है, उसके पीछे की जो न्यूज़ है, ख़बर है, वो सब सामने हो जाएगी। फिर उसकी वो लज्जे में शर्म से शर्मसार हो जाएगी। उसे कैसे ढापेगी, उसने झूठ क्यों बोला, ये सारी चीज़ें कैसे करें। यहाँ पर ये सारी बातें जगपति सोच रहा है और वह उन्हीं ख्यालों में डूबा सुबह से शाम तक इधर से उधर काम की टोह में घूमता रहता। किसी से उधार ले ले, पर किस संपत्ति पर कोई संपत्ति नहीं थी, क्या करे उसके पास जिसके आधार पर कोई उसे कुछ देगा। और मोहल्ले के लोग जो एक पाई पर जान देते थे, उसे कोई चीज़ खरीदते वक्त भाव का एक पैसा कम मिलने पर भी मीलों पैदल जाकर एक पैसा बचाते हैं। एक पैसे की मसाले की पुड़िया बांधवा कर 11 मरतबा पैसों का हिसाब जोड़कर एक आध पैसा उधार कर मिन्नतें कर सौदा घर लाते हैं। गली में कोई खोचे वाला फंस गया तो 2 पैसे की चीज़ को लड़ झगड़ कर 4 दाने ज़्यादा पाने की नियत से 2 जगह बनवाते हैं। भाव के जर्रा से फर्क पर घंटों बहस करते हैं। शाम की सड़ी गली तरकारियों को किफ़ायत कारण लाते हैं। ऐसे लोगों से किस मुंह से मांग कर वह उनकी गरीबी के असहाय पर ठोकर लगाए। पर उस दिन शाम को जब वह घर पहुंचा तो बरोठे में ही एक साइकिल रखी नजर आई। दिमाग पर बहुत जोर डालने के बाद भी वह आगंतुक की कल्पना न कर सका, मेहमान की कल्पना नहीं कर सका कि साइकिल पर कौन आगा। भीतर वाले दरवाजे जब पहुंचा तो सहसा हंसी की आवाज़ सुनकर ठिठक गए। उसी हंसी एक अजीब सा उन्माद था। और उसके बाद चंदा का स्वर, अब आते ही होंगे, बैठिए ना 2 मिनट और अपनी आँख से देख लीजिए। और उन्हें समझाते जाए कि अभी तुमसे इस लायक नहीं जो दिन दिन घूमा ना बर्दाश्त कर सके। हाँ भाई, कमज़ोरी इतनी जल्दी नहीं मिट सकती, ख्याल नहीं करेंगे तो नुकसान उठाएंगे। कोई पुरुष स्वर था यह। जगपति असमंजस में बढ़ गया। वह एकदम भीतर घुस जाए, इसमें क्या हर्ज है। पर जब उसने पैर उठाए तो वे बाहर जा रहे थे। बाहर बरामदे में साइकिल को पकड़ते ही उसे सूझ आए कि वहीं से जैसे अनजान बनता बड़े प्रयत्न से आवाज़ को खोलकर चिल्लाए, अरे चंदा, ये साइकिल किसकी, कौन मेहरबान है। चंदा उसकी बात सुनकर कमरे से बाहर निकलकर जैसे खुशखबरी सुना रही है, अपने कंपाउंडर साहब आए हैं, खोजते खोजते आर घर का पता पाए, तुम्हारे इंतज़ार में बैठे हैं। कौन? बचन सिंह? अच्छा, वही तो मैं कहूँ भला कौन। कहता जगपति पास पहुँचा और बातों में इस तरह उलझ गया जैसे सारी उपस्थिति उसने स्वीकार कर ली हो। बचन सिंह जब फिर आने की बात कहकर चला गया तो चंदा ने उसे बड़े अपनेपन से जगपति के सामने बात शुरू की। जाने कैसे कैसे में आदमी होते, क्यों, क्या हुआ, कैसे होते आदमी। इतनी छोटी जान पहचान में तुम मर्दों के घरों में न रहते घुसकर बैठ सकते हो। तुम तो उल्टे पैर लौट आओगे। चंदा कहकर जगपति के मुख पर कोई इच्छित प्रक्रिया देख सकने के लिए गहरी निगाहों से ताकने लगे। इतनी छोटी जान पहचान में तुम मर्दों के घर में न रहकर घुसकर बैठ सकते हो। तुम तो उल्टे पैर लौट आओगे। चंदा कहकर
इच्छित प्रक्रिया देखने के लिए गहरी निगाहों में ताकने। मतलब यहाँ पर कहती है तुम भी तो जाते, अगर तुम भी नहीं देखोगे तुम उल्टे पैरों तो लौट नहीं आओगे, वहीं पर ही चले जाओगे। अब इतना बात कह के चंदा ये जानना चाह रही है अब यहाँ पर जगपति क्या बोलेगा। जगपति ने चंदा की ओर ऐसे देखा जैसे बात भी कहने की या पूछने की। फिर भला बचन सिंह अपनी तरह का आदमी या अपनी तरह का अकेला होगा, पर कहते कहते चंदा रुक गई। आड़े वक्त काम आने वाला आदमी है, लेकिन उससे फ़ायदा उठा सकता जितना आसान है उतना मेरा मतलब है कि जिससे कुछ लिया जाए उसे दिया भी जाएगा। जगपति ने आंखें दीवार पर गड़ाते हुए बोला और चंदा उठकर चली गई। उस दिन के बाद बचन सिंह लगभग रोज़ ही आने लगा। जगपति उसके साथ इधर उधर घूमता भी रहता। बचन सिंह के साथ वह जब तक रहता अजीब सी घुटन उसके दिल को बांध लेती और तभी जीवन की तमाम विषमताएं उसकी निगाहों के सामने उभर कर लगती। आखिर वह स्वयं एक आदमी है। बेकार यह माना कि उसके सामने पेट पालने की कोई इतनी विकराल समस्या नहीं है। वह भूख को नहीं मर रहा है, जाड़े में कांप नहीं रहा, पर उसके 2 हाथ पैर शरीर का पिंजड़ा है जो कुछ मांगता है कुछ, और वह सोचता है यह कुछ क्या है? सुख? शायद हाँ, शायद नहीं। वह तो दुख में भी जी सकने का आदी है, अभाव में जीवित रह सकने वाला आश्चर्यजनक कीड़ा है। तो फिर वासना? शायद हाँ, शायद नहीं। चंदा का शरीर लेकर उसने उस क्षणिकता को भी देखा है। तो फिर धन? शायद हाँ, शायद नहीं। उस धन को लेकर अपने को खपाया है, पर वह भी तो उस अदृश्य प्यारा से बुझा नहीं पाया। फिर क्या? वह कुछ क्या है जो उसकी आत्मा में नासूर सा रिश्ता रहता है, अपना उपचार मांगता है? शायद काम? हाँ, या बिल्कुल यही जो उसके जीवन की घड़ियों को निपट सूना न छोड़े, जिसमें वह अपनी शक्ति लगा सके, अपना मन डुबो सके, अपने को सार्थक अनुभव कर सके, चाहे उसमें सुख हो या दुख, अर्चा हो या सुरक्षा, शोषण हो या पोषण। उसे सिर्फ काम चाहिए, करने के लिए कुछ चाहिए। यही तो उसकी प्रकृति आवश्यक है, पहली और आखिरी मांग। क्योंकि वह उस घर में नहीं पैदा हुआ जहाँ सिर्फ जबान हिलाकर शासन करने वाले होते। वह उस घर में भी नहीं हुआ जहाँ सिर्फ मांग कर जीतने वाले होते। वह उस घर का है सिर्फ काम करना जानता है, काम ही जिसकी आस है, सिर्फ वह काम चाहता है, काम। यहाँ इतनी सारी बातें जो है जगपति सोच रहा है उसे क्या चाहिए, फिर अंत में वो हल एक सोल्यूशन निकालता है। उसे तो काम चाहिए, वो उस घर में भी इंसान नहीं पैदा हुआ है जहाँ पर सिर्फ एक ज़बान हिलाई सारी चीज़ें हाजिर, और ना वह उस घर में हुआ है उसे सिर्फ मांग कर खाना है। वह उस घर में पैदा हुआ है जहाँ उसे सिर्फ काम करेगा तो कुछ मिलेगा, सिर्फ काम की चाह है तो काम ही काम चाहिए। तो वो वही एक सोल्यूशन निकालता है और एक दूसरे काम धाम की समस्या भी हल हो गई। तालाब वाले ऊंचे मैदान के दक्षिण ओर जगपति की लकड़ी की टाल खुल गई, बोर्ड तक टंग गया। टाल की जमीन पर लक्ष्मी पूजन भी हो गया और हवन भी हुआ। लकड़ी को कोई कमी नहीं थी। गांव से आने वाली गाड़ियों को उस कारोबार में पैरे हुए आदमियों की मदद से मोल तोल करवा के वहाँ गिरवा दिया था। गांठें एक और रखी गई थी। चैलों का चट्टा खरीदने से लग गया और गुद्दे चीरने के लिए डाल दिए गए। 2-3 गाड़ियों का सौदा करके टाल चालू कर दी गई। भविष्य ने स्वयं पेड़ खरीद कर कटाने का तय किया गया। बड़ी बड़ी स्कीमें बना ली। किसी तरह जलाने की लकड़ी से बढ़ाते बढ़ाते एक दिन इमारती लकड़ी की कोठी बनेगी। चीरने की नई मशीन लगेगी। कारोबार बढ़ जाने पर बचन सिंह भी नौकरी छोड़कर उसी में लग जाएगा और उसने महसूस किया कि वह काम में लग गया है। अब 24 घंटे उसके सामने। 1 मिनट बच्चों। सॉरी बच्चों। यस,
तो यहाँ पर वो क्या करता है, यहाँ पर बताया जा रहा है 24 घंटे इमारतें लकड़ी कोठी बनेगी, चीरने की नई मशीन लगेगी। कारोबार बढ़ जाने पर बचन सिंह भी नौकरी छोड़कर उसी में लग जाएगा और महसूस किया वह काम में लग गया है। 24 घंटे उसके सामने काम है, उस समय का उपयोग है। दिन भर वह घंटे के लिए किसी का मित्र हो सकता है, कुछ देर के लिए वह पति हो सकता है, पर बाकी समय दिन और रात, बाकी घंटे, उन घंटों का अभाव को सिर्फ उसका अपना काम ही भर सकता है। और अब वह कामदार था, तो उसने एक टाल लगा ली थी लकड़ी की, और उसने सोचा कि 1 घंटे के लिए तो वह किसी का मित्र हो सकता था, कुछ देर के लिए अपनी पत्नी का पति हो सकता, लेकिन वह अब कामदार हो गया, तो उसके लिए 24 घंटे अब काम ही काम है। ये सारी बातें उसने बताई, उसने पूरी सोच लिया किस तरह से वह काम को बढ़ाएगा। ये सारी चीज़ें इसमें दिखाई गई। वह कामदार तो था, लेकिन जब टाल की उस ऊंची ज़मीन पर पड़े छप्पर के नीचे तख्त पर वह गल्ला रख कर बैठता, सामने लगे लकड़ियों के ढेर, कटे हुए पेड़ के तने, जड़ों को लुढ़कता हुआ देखता, तो एक निर्दयता बरबस उसके दिल को बाने लगती। उसे लगता एक व्यर्थ पिशाच का शरीर टुकड़े टुकड़े करके उसके सामने डाल दिया गया, फिर इन पर कुल्हाड़ी चलेगी और इनके रेशे रेशे अलग हो जाएंगे, और तब इनकी टटरियों को सुखाकर किसी पैसे वाले के हाथ तक पर तौल कर बेच दिया जाएगा। और तब उसकी निगाहें सामने खड़े ताड़ पर अटक जाती, जिसके बड़े बड़े पत्तों पर सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध पर फड़फड़ा कर देर तक खामोश बैठे रहते। ताड़ का काला गडरेदार तना और उसके सामने ठहरी हुई वायु निसह कांपती, भारहीन नीम की पत्तियां चकराती झड़ती रहती। धूल भरी धरती पर लकड़ी की गाड़ियों के पहियों के पड़ी हुई लीक धुंधली सी चमक उठती, और बगल वाले मूंगफली के पेंच की एक रस खरखराती आवाज़ कानों में भरने लगी। बगल वाली कच्ची पगडंडी से कोई गुजर कर टीले की ढलान से तालाब की निचाई में उतर जाता, जिसके गंदले पानी में कूड़ा तैरता रहता, और सुअर कीचड़ में मुंह डालकर उस कूड़े को रौंदते दोपहर सिमटती और शाम की धुंध छाने लगती, तो वह लालटेन जलाकर छप्पर के खंभे की कील को टांग देता। उसके थोड़ी देर बाद अस्पताल वाली सड़क से बच्चन सिंह एक काले धब्बे की तरह आता दिखाई पड़ता। गहरे पड़ते अंधेरे में उसका आकार धीरे धीरे बढ़ता जाता, और जगपति के सामने जब वह आकर खड़ा होता तो वह उसे बहुत विशाल सा लगने लगता, जिसके सामने उसे अपना अस्तित्व डूबता हुआ महसूस हो रहा था। अब एक आध बिक्री की बातें होती और तब दोनों घर की ओर चल देते। घर पहुंचकर बसंत सिंह कुछ देर ज़रूर रुकता, बैठता, इधर उधर की बातें करता। कभी मौका पड़ता तो जगपति और बसंत सिंह की थाली भी साथ लग जाती। चंदा सामने बैठकर दोनों को खिलाती थी। बचन सिंह बोलता जाता, क्या तरकारी बनी है, मसाला ऐसा पड़ा है कि इसका भी बहार है और तरकारी का स्वाद भी ना मरा। होटलों में या तो मसाला ही मसाला रहेगा या सिर्फ तरकारी ही तरकारी। वाह वाह, क्या बात है अंदाज की। और चंदा बीच इसमें टोक कर बोलती जाती, इन्हें तो अब जब तक दाल में प्याज का भुना घी ना मिले तब तक पेट ही नहीं भरता। सिरका अगर इन्हें मिल जाए तो समझो सब कुछ मिल गया। पहले मुझे सिरका न जाने कैसा लगता था, पर अब ऐसा ज़बान पर चढ़ा कि इन्हें कागज़ सी पतली रोटी पसंद ही नहीं आती। अब मुझसे कोई पतली रोटी बनाने को कहे तो बनती ही नहीं, आदत पड़ गई और फिर मन ही नहीं करता। पर चंदा की आगे बचन सिंह की थाली पर ही जमी रहती। रोटी निपटी तो रोटी परोस दी, दाल ख़त्म नहीं हुई तो एक चमचा और परोस दी, और जगपति सिर झुकाए खाता रहता और सिर्फ एक गिलास पानी मारता था। चंदा चौंक कर पानी देने से पहले कहती, अरे तुमने तो कुछ लिया ही भी नहीं। कहते कहते वह पानी दे देती और तब उसके दिल पर गहरी सी चोट लगती। न जाने क्यों वह खामोशी की चोट उसे बड़ी पीड़ा दी जाती और वह अपने को समझा लेती, कोई मेहमान तो नहीं है, मांग सकते थे, भूख नहीं होगी। अब ये सारी बातें चंदा भी सोच रही है। जगपति खाना खाकर टाल पर लेटने चला जाता, क्योंकि अभी तक कोई चौकीदार नहीं मिला था। छप्पर के नीचे तख्त पर जब वह लेटता तो अनायास ही उसका दिल भर आता। पता नहीं कौन कौन से दर्द एक दूसरे से मिलकर तरह तरह की टीस, चटक और ऐठन पैदा करने लगते हैं। कोई एक रग दुखती तो वह सहलाता भी। जब सभी नसें चटकती हो तो कहाँ कहाँ राहत को अकेला हाथ सहलाए। लेटे लेटे उसकी निगाहें टाड़ के उस ओर बनी पुख्ता कब पर जम जाती, जिसके सिरहाने कंटीली बबूल की एकाकी पेड़
एकाकी पेड़ सुन सा खड़ा रहता, जिस कब्र पर एक पर्दा नशीन औरत बड़े लिहाज से आकर सवेरे सवेरे बेला और चमेली के फूल चढ़ा जाती, घूम घूम कर उसके फेरे लेती और माथा टेक कर कुछ कदम उदास सी चलकर एकदम तेजी से मुड़कर बिसातियों के मोहल्ले में खो जाती। शाम होते फिर आती, एक दिया बारती और अगर की बत्तियां जलाती, फिर मुड़ते हुए ओढ़नी का पल्ला कंधों पर डालती तो दिए की लौ कांपती, कभी कांप कर बुझ जाती, पर उसके कदम बढ़ चुके होते, पहले धीमे थके उदास से, फिर तेज सदे सामान्य से, और वह फिर उसी मोहल्ले में खो जाती। और तब रात की तन्हाइयों में बबूल के कांटे के बीच जो साए साए करते ऊंचे नीचे मैदान में जैसे सब से कोई रूह निकलकर निपट अकेले भटकती रहती। तभी ताड़ पर बैठे सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध मनहूस सी आवाज में किलकिला उठते और ताड़ के पत्ते भयानक से खड़बड़ा उठते। जगपति का बदन कांप जाता और वह भटकती रूह जिंदा रह सकने के लिए जैसे कब की ईंटों में बबूल के साया तले दुबक जाती। जगपति अपनी टांगों को पेट से भींचकर कंबल में मुंह छुपा औंधा लेट जाता, डर के मारे इस तरह से वो लेट जाता है। तड़के ही ठेके पर लगे लकड़हारे लकड़ी चीरने आ जाते, तब जगपति कंबल लपेटे घर की ओर चला जाता। राजा रोज सवेरे टहलने जाते। अब राजा की कहानी आ जाती है यहाँ पर। अब देखते हैं राजा क्या बोलते हैं। राजा सवेरे टहलने जाते, माँ सुनाया करती थी। एक दिन जैसे ही महल के बाहर निकलकर आए कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी उन्हें देखते ही अपना झाड़ू पंजा पटक कर माथा पीटने लगी और कहने लगी, हाय राम, आज राजा नरबसिया का मुंह देखा है, न जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, न जाने कौन सी विपत्ति टूट पड़े। राजा को इतना दुख हो गई, उल्टे पैरों महल को लौट गए। तो मतलब है एक यहाँ पर सफाई करने वाली, झाड़ू लगाने वाली भी राजा को इस तरह से निकलता देखती है सवेरे सवेरे, तो वो भी भाग जाती, कहती है एक राजा नरबसिया का मुंह देख लिया है, इसकी तो कोई संतान ही नहीं है, ऐसे इंसान का मुंह देख लिया, पता नहीं आज रोटी भी नसीब होगी या नहीं होगी। तो राजा को भी इस तरह से भी व्यवहार करना पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ रही हैं। तो वो इस तरह से वो उल्टे पैर दुख भरे से महल को वापस आ जाते हैं। मंत्री के हुक्म दिया कि उस मेहतानी का घर नाज से भर दें, कि उस मेहतरानी को क्या बोला कि उस मेहतरानी का घर नाच से भर दे। और सब राजसी वस्त्र उतार राज उसी क्षण जंगल की ओर चले गए कि राजा ने सारे वस्त्र उतार दिए कि मुझे राजपाज नहीं करना, मतलब ये नहीं देखना, और जंगल की ओर चले जाते हैं। उसी रात रानी को सपना हुआ कि कल की रात तेरी मनोकामना पूरी करने वाली है। रानी बहुत पछता रही थी कि पर फौरन ही रानी राजा को खोजती खोजती उस सराय में पहुंच गई जहां वह टिके हुए थे। रानी भेष बदलकर सेवा करने वाली भटियारिनी बनकर राजा के पास रात में पहुंची। रात भर उनके साथ रही और सुबह राजा के जगने से पहले सराय छोड़ महल में लौट गई। राजा सुबह उठकर दूसरे देश की ओर चले गए। 2 ही महीनों में राजा के निकल जाने की खबर राजभर में फैल गई कि राजा निकल गए, चारों तरफ यही खबर थी। अब राजा क्या होते, जब चले जाते रानी को पता चलता, उन्हें एक सपना आता है कि तुम्हारी रात है, बहुत अच्छी रात है, इसमें तुम्हें संतान हो सकती है। अब वो राजा को ढूंढते ढूंढते पहुंच जाती है, भटियारिन का वेश बदल लेती और वो चली जाती हैं और फिर रात भर उनकी सेवा करती हैं। राजा को भी पता नहीं चलता ये मेरी ही पत्नी है, ये वो लगता है कि सेविका है, भटियारिन है, और फिर वो सुबह उठते ही वापस आ जाती हैं। और फिर पूरे राज्य में इसी तरह से खबर फैल जाती कि राजा कहीं चले गए हैं, चारों तरफ यही खबर थी। और उस दिन तो टोले मोहल्ले के हर आंगन में बरसात की मेह की तरह ये खबर बरसकर फैल गई कि चंदा के बाल बच्चा होने वाला है। और उसी तरह से एक दिन टोले मोहल्ले में हर आंगन में ये खबर फैल गई कि चंदा के बाल बच्चा होने वाला है। नुक्कड़ पर जमुना सुनार की कोठी से फिकती सुरही रुक गई। मुंशी जी ने अपना मीज़ान लगाना छोड़ विस्फात्रित नेत्रों से ताककर खबर सुनी। बंसी किराने वाले ने कुएं से आधी खई रस्सी खींच डोल मन पर पटका कर सुना। सुदर्शन दर्शी ने मशीन के पहिए को हथेली पे रगड़कर रोककर सुना। हंसराज पंजाबी ने अपनी नील लगी मल गुजी कमीज की आस्तीन चढ़ाते हुए सुना। और जगपति की बेवा चाची ने औरतों के जमघट में बड़े विश्वास, बड़े
भरे स्वर में सुनाया। आज 6 साल हो गए शादी को, ना बाल ना बच्चा, न जाने किसका पाप है इसके पेट में और किसका होगा सिवा उस मुस्टंडे कंपाउंडर के। न जाने कहाँ से कुलछनी इस मोहल्ले में आ गई। इस गली के तो पुश्तों से ऐसी मर्जात रही कि गैर मर्द औरत की परछाई तक नहीं देख पाए, और यहाँ के मर्द तो बस अपने घर की औरतों को जानते हैं, उन्हें तो पड़ोसी के घर की जनानियों की गिनती तक नहीं मालूम। यह कहते कहते उनका चेहरा तमतमा आया और सब औरतें देवलोक के देवों की तरह गंभीर बनी अपनी पवित्रता की महानता को बोझ से दबी धीरे धीरे खिसक गई। मतलब इस तरह से उन्होंने बोल दिया कि बच्चा इसका नहीं कंपाउंडर का होगा, और नाजायज़ बच्चा यहाँ पर बता रहे हैं कि 6 साल से तो हुआ नहीं, अब कैसे हो गया, इसी घर पे वो कंपाउंडर आ रहा है और उसी का ही होगा। अब देखने आ गए। सुबह सुबह खबर फैलने पर जगपली टाल पर चला गया था। सुनी उसने भी आज ही थी। दिन भर वह तख्त पर कोने के और मुँह के पड़ा रहा, ना ठेके की लकड़ियाँ चिराई, ना बिक्री की ओर ध्यान दिया, ना दोपहर का खाना खाने ही घर गया। जब रात अच्छी तरह फैल गए हिंसक पशु की भांति उसने अपनी उंगलियाँ चटकाई, मुट्ठी बांध कर वहाँ का जोर देखा, न तो नसें तनी और वहाँ पर कठोर कंपन सा हुआ। उसने 3-4 पूरी सांस की और मजबूत कदमों की ओर घर की ओर चल पड़ा। मैदान खत्म हुआ, कंकड़ की सड़क आई, सड़क खत्म हुई, गली आई, पर गली के अंधेरे में घुसते घुसते सहम गया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे पकड़कर सारा रक्त निचोड़ लिया। उसकी फटी हुई शक्ति नस पर ही शीतल होठ रखकर सारा रस चूस लिया, और गली के अंधेरे में हिकारत भरी कली और भी भारी हो गई, जिसमें घुसने से उसकी सांस रुक जाएगी, खुद जाएगी। वह पीछे मुड़कर रुक गया, फिर कुछ संयत होकर वह चोरों की तरह निशब्द कदमों से किसी तरह घर के भीतरी देहरी तक पहुंच गया। दाईं ओर रसोई वाली दहलीज में कुप्पी टिमटिमा रही थी और चंदा अस्त व्यस्त सी दीवार पर सिर टेक के शायद आसमान निहारते निहारते सो गई थी। कुप्पी का प्रकाश उसके आधे चेहरे पर उजागर किए था कि आधा चेहरा गहन काली में डूबा अदृश्य था। वह खामोश से खड़ा ताकता रहा। चंदा के चेहरे पे नारित्व का प्रौता आज उसे दिखाई दिया। चेहरे की सारी कमनीयता न जाने कहाँ खो गई थी, उसका अछूतापन न जाने कहाँ लुप्त हो गया था। फूला फूला मुख जैसे टहनी से तोड़े फूल को पानी में डालकर ताज़ा किया हो, जिसकी पंखुड़ियों में टूटने की सुरमई रेखाएं पड़ गई और पर भीगने से भारीपन आ गया। उसके खुले पैर पर उसकी निगाह पड़ी तो सूजा सा लगा, एड़ियाँ भरी सूजी सी और नाखून पास अजब सा सूखापन। जगपति का दिल एक बार महसूस उठा। उसने चाहा कि बढ़कर उसे उठा ले, अपने हाथों से उसका पूरा शरीर छू कर सारा कलुष पहुँच दे, उसे अपनी सांसों की अग्नि में तपाकर एक बार फिर पवित्र कर ले, और उसकी आंखों की गहराई में झाँका कहे, देवलोक से किस शाप बस निर्वसित होकर तुम इधर आ गई चंदा, ये शाप तो अमिट था। तब चंदा ने हड़बड़ा के आँख खोली। जगपति को सामने देख उसे लगा हुए एकदम नंगी हो गई है। अतिशय लज्जित हो उसे अपने पैर समेट लिए, घुटनों से धोती नीचे सरकाई और बहुत संयत से उठकर रसोई के अंधेरे में खो गई। जगपति एकदम हताश हो वही कमरे में धेरी पर चौखट से सिर टिका बैठ गया। नज़र कमरे में गई तो लगा कि पराये स्वर में यहाँ गूंज रहे कि जिनमें चंदा का भी एक है। एक तरफ घर के हर कोने में अंधेरा सैलाब की तरह बढ़ता जा रहा था कि एक अजीब निसत्ता असमंजस गति पर पथभ्रष्ट शक्लें पर आकारहीन। खाना खा लेते चंदा का स्वर कानों में पड़ा। वह अनजाने ऐसे बैठा था जैसे तैयार बैठा हो। उसके बाद की आज तक उसने अवज्ञा न की। खाने के बाद बैठ गया पर कौर नीचे नहीं सरक रहा था। तभी चंदा ने बड़े सदे शब्दों में कहा, कल मैं गांव जाना चाहती हूँ। जैसे वह इस सूचना से परिचित था। बोला, अच्छा। चंदा फिर बोले, मैंने बहुत पहले घर की चिट्ठी डाल दी है, भैया कल लेने आ रहे हैं। तो ठीक है। जगपति वैसे ही डूबा चंदा का बांध टूट गया और वह वहाँ ही घुटनों में मुँह दबाकर कातर सी फफक कर रो पड़ी। न उठ सकी न हिल सकी। जगपति क्षण भर को विचलित हुआ, पर जैसे जम जाने के लिए उसके ओठ फड़के और क्रोध की ज्वालामुखी को जबरन दबाते हुए वह फूट पड़ा। यह सब मुझे क्या दिखा रही हो बेशरम बगैरत। उस वक्त नहीं सोचा था जब मेरी लाश तले। तब वह बात झूठ है, तब की बात झूठ है। सिस्कियों के बीच चंदा का सुकून लेके जब तुमने मुझे बेच दिया। एक भरपूर हाथ चंदा की कनपटी
पर आग सुलगाता पड़ा, मतलब यहाँ पे एक थप्पड़ पड़ता है। और जगपति अपनी हथेली दूसरी से दबाता खाना छोड़ कोठरी में घुस गया और रार भकुंडी चढ़ा को उसकी कालिक में घुटता रहा। दूसरे दिन चंदा घर छोड़कर अपने गांव चली गई। यहाँ पर चंदा जो है अपने घर छोड़कर गांव चली जाती है। जगपति पूरा दिन और रात टाल पर ही काट देता। उसे वीराने में तालाब के बगल कब्र बबूल और ताड़ के पड़ोस में पर मन मुर्दा हो गया था। जबरदस्ती वह अपने वहीं रोक रहा था। उसका दिल होता कहीं निकल जाए, पर ऐसी कमजोरी उसके तन और मन को खोखला कर गई कि चाहने पर भी वह न जा पाता। हिकारत भरी नजरों से सहता पर वहीं पड़ा रहता। काफ़ी दिनों बाद जब नहीं रह गया तो एक दिन जगपति घर पर ताला लगा नज़दीक के गांव में लकड़ी कटाने चला गया। उसने लग रहा था कि अब वह पंगु हो गया, बिल्कुल लंगड़ा, एक रेंगता कीड़ा जिसके न आँख है, न कान है, न मन, न इच्छा। वह उस बाग में पहुंच गया जहां खरीदे पेड़ कटने थे। दो आरे वालों ने पतले पेड़ के तने पर आरा रखा और कर कर का आभास शोर हो गया। दूसरे पेड़ पर बने शकुरे की कुल्हाड़ी बज उठी और गांव से दूर उस बाग में एक लयपूर्ण शोर हो गया। जड़ पर कुल्हाड़ी पड़ती तो पूरा पेड़ थर्रा गया। करीब के खेत में मेड़ पर बैठे जगपति का शरीर भी जैसे कांप उठा। चंदा ने कहा, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया क्या वह ठीक कहती थी? क्या पचैसी ने टाल के लिए जो रुपए दिए थे उसका ब्याज इधर चुकता हुआ? क्या सिर्फ वही रुपए आग बन गए जिसकी आँच ने उसकी सहनशीलता, विश्वास और मोम से पिघल गए? शकूरे बाग से लगे डड़े पर भर से किसी ने आवाज़ लगाई। शकूरे ने कुल्हाड़ी रोक कर वहीं से हाँक लाई, कोने के खेत से लीक बनी है, जरा मेड़ मारकर नंगा लाल ला गाड़ी। जगपति का ध्यान भंग हुआ। उसने मुड़कर दड़े पर आंखें गड़ाई। 2 भैंसा गाड़ियां लकड़ी भरने के लिए आ पहुंची थी। शकूरी ने जगपति के पास जाकर कहा, एक गाड़ी का भुट तो हो गया है, मतलब भर गई है, बल्कि 1.5 का। अब इस पतरिया पेड़ को न छाड़ दें। जगपति ने उस पेड़ की ओर देखा जिसे काटने के लिए शकूरी ने इशारा किया। पेड़ की शाख हरी पत्तियों से भरी थी। वह बोला, अरे यह तो हरा है, अभी इसे छोड़ दो। हरा होने से क्या उखड़ तो गया है, न फूल का न फल का। अब कौन इसमें फल फूल आएंगे? 4 दिन में पत्ती झुर जाएगी। शकूरे ने पेट की ओर देखते हुए उस्तादी अंदाज में कहा, जैसा ठीक समझो तुम। जगपति ने कहा और उठकर मेड़ पक्के कुएं पर पानी पीने चला गया। दोपहर ढलते गाड़ियां भरकर तैयार हुई और शहर की ओर रवाना हो गई। जगपति को उनके साथ आना पड़ा। गाड़ियां लकड़ी से लदी शहर की ओर चली जा रही थी और जगपति गर्दन झुकाए कच्ची सड़क की धूल में डूबा भारी कदमों से धीरे धीरे उन्हीं की बजती घंटियों के साथ निर्जीव सा बढ़ता जा रहा था। कई बरस बाद राजा परदेश में बहुत सा धन कमाकर गाड़ी में लादकर अपने देश की ओर आते। अब यहाँ पर दूसरी कहानी बच्चों दिखाई दे रही है। यहाँ पर अभी जगपति की कहानी चल रही थी, किस तरह से जगपति की यहाँ औलाद हुई है, मतलब संतान की खबर मिली कि संतान होने वाली है। उस सारी मंजर आपको देखने को मिला और उस पर जगपति का क्या हाल हुआ है और पता है कि किस तरह से वो चंदा है अपने मायके चली जाती है, उसे इतना कुछ सहन करना पड़ रहा है। ये सारी चीज़ें हमने जाना था और सब लोग उसे कलमुही सब कुछ कर रहे थे कि अभी तक तो बच्चा हुआ नहीं और ये बच्चा ज़रूर कंपाउंडर जो है उसका है। तो ये सारी बातें थी। और इसमें जब कहते ये बच्चा कैसे हुआ तो कहते जिस तरह से तुमने वो पैसा जो लिया है, यहाँ पर ये बताना चाहे जिस तरह से चंदा जो है जगपति तुमने जो पैसा जो लिया है, मतलब उसने शब्दों में कहा था, वही पैसा तुम्हारे कर्ज उतारने के लिए शायद मुझे ये सब करना पड़ा। अब यहाँ पर दूसरी कहानी आपको दिखाई दे रही है राजा निर्बसिया की। कई बरस बीत जाते हैं और भटियारिन का भेष बदल कर वो जब घर पे भी आ जाती है, यहाँ पर रानी भी क्या हो जाती है, राजा के बच्चे की ही माँ बन जाती है। अब राजा आते हैं तो देखते क्या होता है। कई बरस बाद राजा परदेश से बहुत सा धन कमाकर गाड़ी में लाद कर अपने देश की ओर लौटे। माँ सुनाया करती थी, राजा की गाड़ी का पहिया महल के दूर पतेल की झाड़ी में उलझ गया। हर तरह कोशिश की पर पहिया ना निकला। तब एक पंडित ने बताया कि सकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी लाकर इसमें छुआ दे तो पहिया निकल जाएगा। वही 2 बालक खेल रहे थे, उन्हें ये सुना तो
कूद कर पहुंची और कहने लगी, हमारी पैदाइश सकट की है, पर सुपारी तब लाएंगे तब जब तुम आधा धन देने का वादा करोगे। राजा ने बात मान ली। बालक दौड़ कर घर गए, सुपारी लाकर छुआ दी, फिर घर का रास्ता बताते बताते आगे चले। आखिर गाड़ी महल के सामने उन्होंने रोक ली। राजा का बड़ा अचरज हुआ, ये हमारे ही महल के ये दो बालक कहाँ से आ गए। भीतर पहुंचकर रानी खुशी से बेहाल हो गई। मतलब वो बालक जो थे दोनों किसके थे, राजा के बालक थे। अब वो सोचने लगे, जब गए थे तो बालक नहीं थे, अब ये बालक कहाँ से आ गए। अब यहाँ पर भी एक कहानी में मोड़ आया। पर राजा ने पहले तो उन बालकों के बारे में पूछा तो रानी ने कहा ये दोनों बालक उन्हीं के राजकुमार है। राजा को विश्वास नहीं तो रानी बहुत दुखी हुई। गाड़ियाँ जब टाल पर आकर लगी, अब यहाँ पर फिर से किसकी हो गई कहानी स्टार्ट हो रही है। राजा निर्बसिया की कहानी ऊपर हो गई, उनके दो बच्चे मिले हैं जब राजा वापस आ गए। अब यहाँ पर कहानी जगपति की स्टार्ट हो रही है। गाड़ियाँ जब टाल पर रुकी है, जो लकड़ी का टाल है वहाँ आकर रुकती हैं, लकड़ी काट कर लाई गई हैं। जगपति तख्त पर हाथ पैर ढीले करके बैठ गया तो पगडंडी से गुजरते मुंशी जी ने उसके पास आकर बताया कि अभी उस दिन वसूली में तुम्हारे ससुराल के नज़दीक एक गाँव में जाना हुआ तो पता लगा कि 15-20 दिन हुए चंदा के लड़का हुआ है। मीस चंदा के जो है लड़का हुआ। और फिर जैसे मोहल्ले में सुनी सुनाई बातों में पर्दा डालते हुए बोले, भगवान के राज में देर है अंधेर नहीं जगपति भैया, कि भगवान के राज्य में देर है अंधेर नहीं जगपति भैया, लड़का हुआ है। जगपति ने सुना तो पहले उसने गहरी नज़रों से मुंशी को ताका, पर वह उनके तीर का निशाना ठीक नहीं खोज पाया। पर सब कुछ सहन करते हुए बोला, देर और अंधेर दोनों हैं। अंधेर तो सरासर है, त्रिया चरित्र है, सब बड़े बड़े हार गए हैं। कहते कहते मुंशी जी रुक गए और कुछ इस तरह जैसे कोई बड़ी भेद भारी बात है, जैसे उनकी गोल होती हुई आंखें समझा देंगी। जगपति मुंशी जी की तरफ ताकता रह गया। मिनट भर मनहूस सा मौन छाया रहा। उसे तोड़ते हुए मुंशी जी बड़ी दर्द भरी आवाज़ बोले, सुन तो लिया होगा तुमने, मतलब ये कह रहा है कि बच्चा तुम्हारा नहीं था, ये किसी और का है, बच्चा इसी का है, तुम्हें तो पता है। मतलब ये इन शब्दों का मतलब ये निकल कर आ रहा। क्या कहने को जगपति कह गया, पर उसे लगा कि अभी मुंशी जी उस गांव में फैली बातों को ही बड़ी बेदर्दी से कह डालेंगे। उसने नाहक पूछा। तभी मुंशी जी ने उनकी नाक के पास मुंह ले जाते हुए कहा, चंदा दूसरे घर बैठ रही है, कोई मधुसूदन है वहीं का, पर बच्चा दीवार बन गया है। चाहते तो यही है कि मर जाए तो रास्ता खुले, पर राम जी की मर्जी सुनाए बच्चा रहते भी वह चंदा को बैठाने को तैयार है। मतलब चंदा अब दूसरी शादी करना चाहती है, लेकिन बच्चा आड़े हाथों आ रहा है, लेकिन राम जी की मर्जी ऐसी है कि वो बच्चे के साथ ही बैठाने को तैयार है, शादी करने को तैयार है। जगपति की सांसें गले में अटक कर रह गई। बस आंखें मुंशी जी के चेहरे पर पथराई सी जड़ी रही, उन्हें देखती रही। मुंशी जी बोले, अदालत से बच्चा तुम्हें मिल सकता है, अब काहे की शर्म लिहाज अपना कहकर किस मुंह से मांगू बाबा, हर तरफ तो कर्ज से दबा हूँ, तन से, मन से, पैसे से, इज्जत से, किसके बल पर दुनिया से धोने की कोशिश करूँ। कहते कहते वे अपने में खो गया। मुंशी जी वहीं बैठ गए। जब रात झुकाई तो जगपति के साथ ही मुंशी जी भी उठे, उसके कंधे पर हाथ रखे, उसे गली तक लाए। अपनी कोठरी आने पर पीठ चलाकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। वह गर्दन झुकाकर गली के अंधेरे में उन्हीं ख्यालों में डूबा ऐसे चला गया आया जैसे कुछ ना हुआ हो, पर कुछ ऐसा बोझ था जो न सोचने देता और न समझने। जब चाची के बैठक के पास गुजरने लगा तो सहसा उनके कानों में भनक पड़ी, आ गए सत्यानाशी कुलबोरन, आ गए सत्यानाशी कुलबोरन। उसने ज़रा नज़र उठाकर देखा तो गली की चाची भौजियाँ बैठक में जमा थी और चंदा की चच्चा छिड़ी थी, पर वह चुपचाप निकल गया। इतने दिनों बाद ताला खुला और बरोठे के अंधेरे में कुछ सूझ न पड़ा तो एकाएक रात उसकी आंखों के सामने घूम गई। जब वह अस्पताल से चंदा के साथ लौटा था, बेवा चाची का वह जहर बुझ तीर आ गया। राजा निर्बसिया अस्पताल से और आज सत्यानाशी कुलबोरा और स्वयं उसके बहबा के जो चंदा को छेड़ कर तुम्हारे कभी कुछ नहीं और उस रात शिशु चंदा और उसी रात की शिशु चंदा का लड़का हुआ है। यह कुछ और जनती
आदमी का बच्चा न जनती और वह और कुछ भी जनती, कंकड़ पत्थर वह नारी न बनती, बच्चा ही बनी रहती उस रात का शिशु चंदा। पर चंदा ये सब क्या करने जा रही है? उसके जीते जी वह दूसरे के घर बैठने जा रही है। कितने बड़े पाप पे धकेल दिया चंदा को। उसे भी तो कुछ सोचना चाहिए, आखिर क्या। पर मेरे जीते जी ये सब अच्छा नहीं। वह इतना घृणा बर्दाश्त करने के भी जीने को तैयार, या मुझे जलाने को। वह मुझे नीच समझती है। कायर कायर नहीं तो एक बार खबर तो लेती, बच्चा हुआ तो पता लगता। पर नहीं, वह उसका कौन है? कोई भी नहीं। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तन के दलदल पर पार ला देती है। नहीं तो वह औरत वैश्या है। कि मीन्स यहाँ पर कहने का ये मतलब हो रहा कि जो एक औलाद है, संतान है, वो पति पत्नी के बीच के प्रेम को बांधे रखती है और चलाती रहती है उस गाड़ी को। अगर नहीं हो वो गाड़ी, अगर औलाद ना हो तो वो गाड़ी भी कहीं ना कहीं बिखरने लगती है और वो कहीं ना कहीं चली जाती है। और वह आदमी वासना का कीड़ा है, औरत वैश्या, और वह आदमी क्या है? वासना का कीड़ा। तो क्या चंदा औरत नहीं रही? वह ज़रूर औरत थी, पश्चात मैंने उसे नरक में डाल दिया। वह बच्चा मेरा कोई नहीं, पर चंदा तो मेरी है। एक बार उसे ले आता तो फिर यह रात का मोहक अंधेरे में उसके फूल से अधरों को देखता, निर्धनता सोई पलकों को निहारता, सांसों की दूर सी अछूती महक को समेट लेता। आज का अंधेरा घर के तेल भी नहीं जो दिया जला ले, और आज घर में इतना ज़्यादा अंधेरा वो भी नहीं है जो घर में तेल का दिया भी जला ले। घर भी नहीं खुलता है, कहने का मतलब ये। और फिर किसके लिए? कौन जलाए? चंदा के लिए। पर उसे तो बेच दिया था, उसे तो मैंने ही बेचा था, वो खुद नहीं बिकी थी, लेकिन उसे मैंने बेच दिया। कैसे? इतना कर्ज ले लिया था, कंपाउंडर से कर्ज लिया है, और उसके बदले में मुझे उसे कुछ ना कुछ करना पड़ा था। उसे मैंने ही बेचा था। सिवा चंदा के कौन सी संपत्ति उसके पास थी? उसके आधार पर कोई कर्ज देता, जिसके आधार पर कोई कर्ज देता। मतलब है, कहने का मतलब क्या, मेरे पास जो संपत्ति थी सिर्फ मेरी पत्नी थी, उसे मैंने बेच दिया किसी के हाथों। बेचने का मतलब है कि एक रात सो जाओ या कुछ भी कर दो, मतलब है वही कहने का मतलब है, जिस पे मुझे कर्ज मिल गया। और ये किसके हाथ बेचा था? बचन सिंह से कर्ज लिया। कर्ज ना मिलता तो यह सब कैसे चलता? काम पेड़ कहाँ से करते? और तब शकूर के वे शब्द उसके कानों में गूंज के, हरा होने से क्या उखाड़ तो गया है? वह स्वयं भी तो एक उखड़ा हुआ पेड़ है, न फल का न फूल का, सब व्यर्थ ही तो है। सो कुछ सोचा, उस पर भी विश्वास न कर पाया। चंदा को चाहता रहा, पर उसके दिल में चाहत न जगा पाया। उसे कहीं से एक पैसा मांगने पर डांटता रहा, पर खुद लेता रहा। और आज वह दूसरे के घर बैठ रही थी, उसके छोड़कर वह अकेला है। हर तरफ बोझ है जिसमें उसकी नस नस कुचली जा रही है, रग रग फट रहे हैं, और वह किसी तरह टटोल का भीतर में घर में पहुंच जाता। अंधेरा इतना होता है, इस तरह से वह घर में पहुंच जाता है। रानी अपनी कुलदेवता के मंदिर में पहुंची। अब यहाँ पर रानी के बारे में बता रही है और कुलदेवता के मंदिर पहुंच जाती है। राजा निर्वस्या की कहानी आ गई यहाँ पर। अपने सतीत्व को सिद्ध करने के लिए उन्होंने घोर तपस्या की। अपने सतीत्व को, मैं सही हूँ, तुम्हारे ही बच्चे हैं, इसलिए वो घोर तपस्या करने लगती हैं। राजा देखते रहे। कुल देवता प्रसन्न हुए और उन्हें अपनी दैवी शक्तियों से दोनों बालकों को तत्काल जन्मे शिशुओं में बदल दिया। अपनी दैवी शक्तियों से उन्होंने क्या कर दिया? एकदम तत्काल जन्मे शिशुओं में बदल दिया है। रानी की छातियों में दूध भर आया और उनमें से धार फूट पड़ी जो शिशु के मुंह पे गिरने लगी। राजा को रानी के सतीत्व का सबूत मिल गया। उन्होंने रानी के चरण पकड़ लिए और कहा कि तुम देवी हो, ये मेरे पुत्र। और उस दिन से राजा ने फिर से राजकाज संभाल लिया। तो उन्होंने अपने सतीत्व को दिखा दिया। पर उसी रात जगपति अपना सारा कारोबार त्याग अफीम और तेल पीकर मर गया। अब क्या हो जाता है यहाँ पर? उसी रात क्या होता है, कहानी यहाँ पर उलझ जाता है। यहाँ राजा को रानी मिल जाती है, उसका सतीत्व पता चल जाता है कि उनके बच्चे होते हैं। और उसी रात क्या होता है, जगपति अपनी सारा कारोबार क्या करता है? त्याग देता है, अफीम और तेल पीकर मर जाता है। क्योंकि चंदा के पास कोई देवी शक्ति नहीं थी और जगपति राजा नहीं, बचन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था यहाँ पर, इसलिए वो मर जाता। क्योंकि वो राजा नहीं था, वो देवी शक्ति इस तरह से आ नहीं सकती थी चंदा के पास, इसलिए जगपति राजा भी नहीं था, बचन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। राजा ने दो बातें की माँ सुनाती थी। राजा ने दो बातें की माँ सुनाती थी। एक
तो रानी के नाम से उन्हें बहुत बड़ा मंदिर बनाया, दूसरे राज के नए सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम खुदवाकर चालू किया, जिससे राज भर में अपने उत्तराधिकारी की खबर हो जाए। उन्होंने क्या करा, मंदिर बनवा दिया रानी के नाम से, और फिर अब सिक्के चलाए बड़े बेटे के नाम से। जगपति ने मरते वक्त 2 पर्चे छोड़ दिए। अब यहाँ पर क्या कर दिया इन्होंने, जगपति ने मरते वक्त 2 पर्चे छोड़ दिए, एक चंदा नाम, दूसरा कानून के नाम। दूसरा किसके, कानून के नाम। चंदा ने को उसने लिखा, चंदा मेरी अंतिम चाह यह है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। अभी 1-2 दिन मेरी लाश की दुर्गति होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है, मैं बहुत पहले मर चुका था, बच्चे को लेकर ज़रूर चली आना। कानून को उसने लिखा कि किसी ने मुझे मारा नहीं, किसी आदमी ने नहीं, मैं जानता हूँ मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा। उसमें जहर है, मैंने अफीम नहीं रुपए खाए हैं, उन रुपयों का कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक ना जली जाए जब तक चंदा बच्ची को लेकर ना आ जाए, आग बच्चे से दिलवाई जाए। बस माँ जब कहानी समाप्त करती थी तो आसपास बैठे बच्चे फूल चढ़ा देते, मेरी कहानी भी खत्म हो गई। पर यहाँ पर ये चीज़ आपको देखने की बली किस तरह से एक राजा है, राजा को तो राजेंद्र बसिया को तो अपनी पति और बच्चे मिल जाते, लेकिन दंपति दूसरा दंपति है जगपति, उसकी हालत कैसे होती है, वो किस तरह से जगपति जो है बचन सिंह के कर्ज में डूबकर अपने आप को मृत्यु पर कर ले जाता है और अपनी पत्नी को किस तरह से अपने से अलग कर देता है। ये सारी कहानी बहुत अच्छी कहानी है जो आपको एक सीख भी देती है। ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। बहुत अच्छी कहानी है इसकी। संतानहीन दंपति की क्या क्या विविधताएँ होती है, वो किस तरह से रिश्ते को टूट कर बिखेर देते हैं, समाज की बातों को लेकर अपने दिल पर लगा लेते हैं और इस तरह से अपना घर बर्बाद कर देते हैं, जिस तरह से चंदा का घर बर्बाद हो गया था। तो ये बहुत अच्छी कहानी आपको लगी, कमलेश्वर की शेष कहानियों के अंतर्गत आती है। तो बच्चों जिन्होंने भी अभी तक कहानी हमारी वीडियो को लाइक नहीं करा है तो लाइक करिए, अपने साथियों को ज़रूर शेयर करिए जिससे वो इस कहानी का फ़ायदा उठा पाएँ। और हम अगली कहानी में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों का दिन मंगलमय हो, आप जहाँ रहें खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, हर ऊंचाइयों को चढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।